अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 11 डे 2। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अब तक हम लोगों ने ये जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, नेट, पैट और पोर्ट फॉरवर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा है। पोर्ट फॉरवर्डिंग मैंने आपको कहा था एक ऐसी टर्म है जो यूं समझ लें हम लोगों ने ज़्यादा फेमस कर दी है। टेक्निकली है वो भी पैट ही, ठीक है जी। बहरहाल पिछले दिनों में हमने काफ़ी डिटेल के साथ एसीएल को पढ़ा। अगर आप अच्छे तरीके से एसीएल को पढ़ लेते हैं और इस पे आपकी अच्छी ग्रिप हो जाती है तो बहुत सारे आइंदा आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक जो है वो आसान हो जाएगी। जैसे अगर कोई सिक्योरिटी पढ़ना चाहता है आप में से, उसको भी फ़ायदा होगा। आगे हमारी राउटिंग में पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इन फ्यूचर आपका कभी कोलैबोरेशन की तरफ या वॉइस ओवर आईपी की तरफ जाना होता है तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस से आपका वास्ता पड़ेगा, तो वहाँ भी आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। तो चले जी, आज जो है वो अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं। मैंने कल बताया था, एक अहम चीज़ थी कल के लेक्चर में कि अब तक अगर कोई बंदा क्लास में थोड़ा-सा पीछे रह गया है, यानी कुछ टॉपिक्स उसको लगता है कि ज़रा उसके लिए मुश्किल हो गए हैं, उसे समझ नहीं आए, तो वो पुराना काम आप भुला दें, ठीक है? आपके पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। हम डायनामिक राउटिंग शुरू करने लगे, तो कोशिश करें कि डायनामिक राउटिंग आप लोग मुकम्मल तौर पे सीख लें। जो प्रीवियस लेक्चर थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट तो आएगा। यानी उनका इस्तेमाल एसीएल ने भी बहुत ज़्यादा यूज़ होना है आगे, ठीक है? और बाकी कुछ टॉपिक्स भी हैं वो भी वक्तन फवक्तन इस्तेमाल होते रहेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो डायनामिक राउटिंग बहरहाल आपको समझ आ जाएगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं जी आज से डायनामिक राउटिंग। अब ये जो डायनामिक राउटिंग का सिलसिला चल रहा है, आपकी आउटलाइन के मुताबिक मुझे ये नजर आ रहा है कि ये 1.5 से 2 माह अगले जो हैं उनमें मेनली सारी कहानी डायनामिक राउटिंग के गिर्द घूमेगी, ठीक है जी। हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बारी आएगी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की जिसमें बीजीपी है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी डायनामिक राउटिंग मुकम्मल होगी, फिर हम बाकी के टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। तो चलें जी, आज आपका जो डायनामिक राउटिंग का आगाज है, जो इंट्रोडक्शन है, वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी में से एक प्रोटोकॉल से कर रहे हैं जो कि रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप या राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आइंदा भी जब जब तक हम अपने राउटिंग के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, राउटिंग के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, ये एक तस्वीर है। ये मैं आपके हर लेक्चर के नोट्स में शुरू में, दरमियान में कहीं ना कहीं ऐड कर दिया करूँ, जिससे आपके ज़हन में ये एक पिक्चर क्लियर रहे कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो कब आया था और इसकी हिस्ट्री जो है वो कितनी पुरानी है, ठीक है। इस टेबल को मेरा ख्याल है मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया होगा जब मैंने एडी वैल्यू का तारुफ आपको करवाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यूज। अच्छा, इसमें अगर हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स की बात करें तो ये पहला इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि 1985 में बना था और ये सिस्को ने बनाया। यानी हम कह सकते हैं कि पहला इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी जो दुनिया का है वो सिस्को ने बनाया है। अब आईजीआरपी खत्म हो चुका है, इसको रिप्लेस कर चुका है ईआईजीआरपी, क्योंकि सिस्को ने 1992 में इसी का आईजीआरपी का एनहेंस्ड वर्जन जो है वो मुतारिफ करा दिया हुआ है। तो एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। तो अगर हम आज एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें जो चल रहे हैं, उनमें अब आईजीआरपी शामिल नहीं है। आईजीआरपी खत्म हो चुका है क्योंकि इसकी जगह कौन ले चुका है अब, ईआईजीआरपी। जो प्रोटोकॉल आज मौजूद है उनमें इस वक्त सबसे पुराना आईजीपी जो है दैट इज रिप वर्जन 1। रिप वर्जन 1 का भी जो है वो अल्टरनेट आ चुका है वो हमारे पास, दैट इज रिप वर्जन 2 जो कि 1994 में आया था। लेकिन ये दोनों वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। आप रिप वर्जन 1 कॉन्फ़िगर करना चाहें आप चला सकते हैं, आप रिप वर्जन 2 चलाना चाहें आप चला सकते हैं। दोनों के दोनों वर्जन आज भी मौजूद हैं। तो रिप वर्जन 1 1988 में आया था और रिप का वर्जन 2 जो है वो 1994 में।
तो हम चूंकि रिप को पढ़ने लगे, जब मैंने आपको कहा हमारा प्रोटोकॉल रिप है, तो इसमें रिप वर्जन 1 भी शामिल है और इसमें रिप वर्जन 2 भी शामिल है। अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्को भी इसको अपनी सर्टिफिकेशंस में से खत्म करता चला जा रहा है। पुराना प्रोटोकॉल है, विद द पैसेज ऑफ टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। इसकी जगह जाहिर है दूसरे प्रोटोकॉल जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, क्या हो चुके हैं। इस वक्त इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल OSPF है, IGPs की कैटेगरी में, और उसके बाद अगर कोई है तो दैट इज ISIS। ISIS हमारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स हैं उनमें या तो OSPF चलता हुआ मिलेगा आपको या फिर ISIS, ठीक है जी। तो बहरहाल हम राउटिंग का तारुफ कराने के लिए, जिस तरह मैंने राउटर का जब तारुफ कराया था तो सबसे पहले 2500 सीरीज का एक पुराना राउटर दिखाया था, तो डायनामिक राउटिंग के तारुफ के लिए भी मैं उसी तरह का एक पुराना प्रोटोकॉल आपके सामने रखने लगा हूं। इसको पढ़ने के बाद बाकी प्रोटोकॉल्स पढ़ना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 ये जी हमारा अब आज का टॉपिक है। दोनों वर्जन हम पढ़ेंगे भी और दोनों की लैब भी करेंगे, दोनों को वेरीफाई भी करेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी आज के आज ही कर जाएंगे, ताकि आइंदा के लिए इससे रिलेटेड कोई चीज बाकी बचे ही ना, ठीक है, किस्सा ही खत्म हो जाए इसका, ठीक है। तो रिप वर्जन 1 थ्योरी यानी वर्जन 1 और वर्जन 2 की थ्योरी लैब मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी हमारा आज का जी ये एजेंडा है। उसके बाद जाहिर है एंड पे आज आप लोगों की असेसमेंट भी होगी। आज की जो आपकी असेसमेंट है वो उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ACL और नेटपैड से रिलेटेड ही हैं। एक आधा सवाल शायद कोई वो हो AD वैल्यू पूछा हो किसी प्रोटोकॉल का, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो ACL और नेटपैड से रिलेटेड है जो आपने अभी रिसेंटली पढ़े हैं, ठीक है। तो राउटिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और इसमें रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2 दोनों ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रिप वर्जन 1 एंड वर्जन 2, इनकी जो तारीखें हैं वो भी मैं साल लिख देता हूं, 1988 एंड 1994, 1988 एंड 1994, ठीक है। ये फॉन्ट साइज ठीक है जी, एंड तक सबको ठीक नजर आ रहा है, चलिए गुड हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान बनाता हूँ, जो मेरा बुनियादी काम है, मेरा मकसद है। राउटिंग प्रोटोकॉल की थ्योरी पढ़ने का एक तरीका ये है, आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स की शक्ल में कुछ चैप्टर्स पढ़ते चले जाएं और उसमें से फिर अपनी जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको अलग करें। मेरी आदत है हमेशा से, जब भी मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल्स को पढ़ाया है, मेरा तरीकाकार उसमें ये रहा है कि मैं पॉइंट्स की शक्ल में, बुलेट्स की शक्ल में इसकी थ्योरी आपको लिखवाता हूं। और वो जो पॉइंट्स हैं वो भी मैंने इस तरह से बनाए हुए हैं कि आप अगर किसी शख्सियत के बारे में जानना चाहें कि वो कैसी है तो हमें उसका इंटरव्यू करना पड़ता है, ठीक है जी। किसी भी शख्सियत को अगर हम जांचना चाहें, परखना चाहें तो हम उसका इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। हम मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में जानना चाहें, उनका आपस में कंपैरिजन करना चाहें तो हमें उन सबका इंटरव्यू करना पड़ेगा। फिर लोगों से हम सवाल पूछेंगे, वो जवाब देंगे, उनके जवाब की बेस पे हम फैसला करते हैं ये शख्स ऐसा है, ये ऐसा है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। टेलीविजन पे आप काफी अरसे से एक शो देख रहे होंगे, या नाम आपने जरूर सुना होगा, एक दिन जियो के साथ। जब उनका चैनल बदला था बीच में तो वो फिर एक दिन दूसरे चैनल के साथ हो गया था। सुहेल वराइश इसके होस्ट होते हैं, तो बड़े अरसे से ये प्रोग्राम चल रहा है। आपने उसका फॉर्मेट कभी नोट किया? वो एक जैसा है बिल्कुल। सुबह नाश्ते के टाइम पे वो पहुंच जाते हैं और सारे दिन की रूटीन जो है वो देखी जाती है। उसके बाद रात के खाने के बाद जो है एक नशिस्त होती है और प्रोग्राम खत्म होता है। वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे इतने सालों से वो चल रहा है। उनके सवाल भी अगर आप गौर करें ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। उनके सवालात भी ऑलमोस्ट एक, लेकिन लोगों के जवाब मुख्तलिफ होते हैं। तो उन जवाबों की बेस पे हम अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये शख्सियत इस किस्म की और ये शख्सियत इस किस्म की है। हम कह सकते हैं उन्होंने या उनकी टीम ने एक क्वेश्चन या सवालनामा जिसको हम कहते हैं, तो एक सवालनामा तैयार किया होगा और वही सवाल हमने कभी कोई रिसर्च करनी हो ना किसी ने लोगों के ऊपर, तो यही तरीका, एक क्वेश्चनर तैयार किया जाता है, लोगों से फिल कराया जाता है, ठीक है। तो इसी सर्वे, बिल्कुल सर्वे करना हो तो इसी तरह किया जाता है। तो मैंने ना राउटिंग प्रोटोकॉल्स तो क्योंकि काफी सारे हैं, तो इनके ऊपर इनका सर्वे करने के लिए समझे मैंने भी एक सवालनामा तैयार किया हुआ है। वो उसमें कम से कम 9 से 10 के करीब सवाल है। ये इंतहाई बुनियादी सवाल है जो कि हम हर प्रोटोकॉल से पूछेंगे। ये सवाल हमारे रिप से भी होंगे, OSPF से भी होंगे, ISIS से भी होंगे, BGP से भी होंगे। सवाल सेम होंगे,
उसमें कुछ सवालों का जवाब भी सेम मिलेगा, कुछ का जवाब डिफरेंट मिलेगा, जिसकी बुनियाद पे हम जान लेंगे ये प्रोटोकॉल ऐसा है, ये प्रोटोकॉल ऐसा है। ठीक है जी। तो वो सवाल आप लोगों ने जेहन में रख लेने कि ये 9-10 पॉइंट्स होते हैं, ये मुझे हर प्रोटोकॉल के बारे में पता होने चाहिए। उन पॉइंट्स के पता लगने के बाद इंटरव्यू के सवालात हो या इम्तिहान के क्वेश्चंस हो, आपके लिए जवाब देना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो वो 9-10 सवाल रिप की मदद से मैं आज आपके सामने रखने लगा हूं, और ये सवाल हमने जेहन में बिठा लेने हैं कि ये सवाल क्या है। उसके बाद ये डायनामिक राउटिंग का डर ही आपके अंदर से निकल जाएगा। ठीक है। जाहिर है कुछ प्रोटोकॉल्स की डिटेल ज्यादा नहीं होती, वो ये 9-10 सवालों में बात खत्म हो जाएगी। कुछ में बहुत ज्यादा है, जैसे अब ये मैंने कहा कोई अगले 2 महीने मुझे लग रहा है कि आपके डायनामिक राउटिंग पे चलने, इनमें से महीना तो आपका ओएसपीएफ पे है, महीना सवा महीना गालिबन ओएसपीएफ। वो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, हर प्रोटोकॉल ही बहुत बड़ा है, लेकिन ओएसपीएफ का को पढ़ने के बाद ना फिर बाकी प्रोटोकॉल्स को हम कम वक्त में कवर करने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो जाती है। हमें ओएसपीएफ इतना कुछ सिखा चुका होता है, क्योंकि कॉमन चीजें भी तो है ना, फिर कॉमन चीजें जल्दी कवर हो जाती हैं। ओके जी। तो हमारा किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल से सबसे पहला जो सवाल होगा ना, किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल से, वो ये होगा कि तुम्हारा एल्गोरिदम क्या है। वो पॉइंट्स, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ठीक है। तो पहला सवाल या पहली बुलेट समझे ये है, एल्गोरिदम क्या है। ठीक है। एल्गोरिदम से मुराद प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीकाकार, कि तुम काम किन उसूलों के ऊपर करते हो, तो इसको एल्गोरिदम कहा जाता है। तो हमारा रिप से सबसे पहला सवाल यही है कि रिप का एल्गोरिदम क्या है। तो रिप जो है जी, इसका एल्गोरिदम कहलाता है डिस्टेंस डिस्टेंस वेक्टर। रिप का एल्गोरिदम कहलाता है डिस्टेंस वेक्टर, और डिस्टेंस वेक्टर इसका एल्गोरिदम होने की वजह से रिप को डीवीआरपी भी कहा जाता है। डीवीआरपी से मुराद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप एक डीवीआरपी है, रिप एक डीवीआरपी यानी कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। फौरी तौर पे दिमाग में एक सवाल आता है, डिस्टेंस वेक्टर से क्या मुराद है। भाई ये पूरे का पूरा रिप जब हम पढ़ लेंगे ना, ये इसी की एलैबोरेशन है। ठीक है जी। जब पूरा रिप पढ़ लेंगे तो फिर आपको इसकी भी समझ आ जाएगी कि आखिर इसको डिस्टेंस वेक्टर कहा क्यों जाता है। तो डिस्टेंस वेक्टर या डीवीआरपी, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ये जो एल्गोरिदम है जिसको हम डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं, इसको दो लोगों ने बनाया था। एक का नाम बेलमैन था और दूसरे का नाम फोर्ड। तो बेलमैन फोर्ड, ये दो अलग अलग, ये फोर्ड गाड़ियों वाला फोर्ड नहीं है, ये अलग है। ठीक है। तो बेलमैन और फोर्ड चूंकि दो लोगों ने बनाया था, तो इसको बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम भी कहते हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है जी। यानी आज अगर आपको कहता है जी हमारे नेटवर्क में बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम इंप्लीमेंटेड है, तो उसका मतलब यही होगा कि रिप चल रहा है। ठीक है। रिप दोनों वेरिएंट्स का सेम है। अच्छा, अभी जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ जी, वो सारी की सारी रिप वेरिएंट 1 के लिए है। फिर बाद में बताऊंगा रिप वेरिएंट 2 और 1 में डिफरेंस क्या है, वो बाद में ऐड करेंगे। अभी वेरिएंट 1, अभी रिप वेरिएंट 1 डिस्कस हो रहा है। तो डिस्टेंस वेक्टर, डीवीआरपी या बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा एक और अहम सवाल जो हम किसी भी, बल्कि कोई भी किसी भी तरह का प्रोटोकॉल हमारे सामने आता है, तो अब हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि ओएसआई मॉडल हो या टीसीपी/आईपी मॉडल हो, 7 लेयर वाला हो, 4 लेयर वाला हो या 5 लेयर वाला हो, क्योंकि टीसीपी/आईपी पहले 4 का होता था, आजकल हमें 5 का भी नजर आता है। तो उसकी किस लेयर से ताल्लुक है, इसका, इस प्रोटोकॉल का ताल्लुक ओएसआई मॉडल की किस लेयर के साथ है। अब यहां पे ना अक्सर लोगों को एक कंफ्यूजन होती है, जो आप लोगों ने बिल्कुल आज खत्म कर लेनी है। वो ये है कि मैंने डायनेमिक राउटिंग का तारुफ करवाया था नेटवर्क लेयर पे। जब हम नेटवर्क लेयर पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे आया था पैकेट क्या होता है, वहां पे आया था ये राउटेड प्रोटोकॉल क्या होता है, वहां पे आया था जी राउटिंग क्या होता है, तो वो सारी बातें, आईपी एड्रेस क्या होता है। चूंकि तारुफ नेटवर्क लेयर पे हुआ है, तो हमें आज यही लगता है कि तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल्स का ताल्लुक नेटवर्क लेयर या लेयर 3 के साथ होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो समझ लेते हैं। इसकी मैं मिसाल यूं दिया करता हूं, कुछ लोग, बल्कि ज्यादातर लोग रहते तो अपने घरों में ही है, लेकिन सर्विसेज लेने के लिए या सर्विसेज देने के लिए, काम काज के लिए, जॉब के लिए उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है। वो अपनी सर्विसेज कहीं और जाके दे रहे होते हैं या सर्विसेज कहीं और से जाके ले रहे होते हैं। ठीक है जी। लेकिन खुद उनका घर कहीं और होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप उन्हें कह सकते हैं, शायद खुश नसीब कह लें उनको आप,
जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो अपने घर बैठे होते हैं और वहीं से अपना काम भी कर लेते हैं, वहीं बैठे बैठे पैसे कमा लेते हैं, ठीक है जी। तो रिप उन लोगों में शामिल नहीं है जो वर्क फ्रॉम होम करता है, इसका घर कहीं और है, काम कहीं और करने जाना पड़ता, नौकरी कहीं और करता है। तो इसका अपना जो घर है ना, रिप का ताल्लुक लेयर 7 या एप्लीकेशन लेयर के साथ है। अब एप्लीकेशन लेयर चौथे नंबर पे हो तो चौथी लेयर, पांचवें नंबर पे हो तो पांचवी लेयर, सातवें नंबर पे हो तो सातवीं लेयर। तो रिप एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। रिप इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। रिप एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, यानी रिप उसी सफ में खड़ा हुआ है जिसमें टेलनेट है, जिसमें एसएसएच है, जिसमें एचटीटीपी एचटीटीपीएस है, एफटीपी और टीएफटीपी है, डीएचसीपी है, ये सब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। और हमने पिछले कुछ हिस्से में इतना जरूर सीख लिया कि ये जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होते हैं ना, वो जब नीचे देखा जाए ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे या वो यूडीपी बेस्ड होते हैं या वो टीसीपी बेस्ड होते हैं, या उनका कोई टीसीपी का पोर्ट नंबर होता है या उनका यूडीपी का पोर्ट नंबर होता है। ये हमने पिछले दिनों में देख लिया और वाकई ऐसा ही है। एनटीपी है तो उसका भी पोर्ट नंबर है, वो आपके पास एचटीटीपी है तो उसका भी पोर्ट नंबर है, डीएचसीपी है तो उसका भी है, डीएनएस है तो उसका भी है। हर एप्लीकेशन लेयर का नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई ना कोई पोर्ट नंबर जरूर होता है। तो रिप जो है वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है तो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये या तो यूडीपी बेस्ड होगा या टीसीपी बेस्ड होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये एक यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल। और अगर यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है यानी कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस है, ठीक है। और इसका कोई ना कोई पोर्ट नंबर भी होगा, एंड पोर्ट नंबर इज 520 520। ये मैं मानता हूं जी, पोर्ट नंबर याद रखना एक मुश्किल काम है। हाँ, बंदा किसी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है ना, तो अपने पास एक लिस्ट बना छोड़े कोई 10-12 इंपॉर्टेंट 3 प्रोटोकॉल्स की, जाते जाते बंदा उनको रिवाइज कर ले। वो भी आपको वो घंटा 2 घंटे याद रहेगा, उसके बाद ऐसे ऐसा फिर बोलना शुरू हो जाएगा। ये नॉर्मल बात है। इन चीजों से ना टेंशन लेने या परेशान होने की और अपने आप को कोसने की भी जरूरत नहीं है, सबके साथ यही होता है, ठीक है जी। आपको खास नहीं है, ठीक है। तो ये इसका यही तरीका है, रिवीजन। आप हाँ, अपना इतना बंदोबस्त जरूर कर छोड़े कि आपको कभी किसी चीज की रिवीजन करनी पड़ जाए ना, तो आपकी चीजें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए, आपको पता हो फलां चीज है किधर, मैंने पढ़नी कहां से है, ठीक है जी। आपके साथ होना यही है, ये याद रखिएगा। अगर आप जगह जगह पे इंटरव्यूज के लिए, एक वक्त आएगा आपको जब सर पे पड़ेगी तो बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करना पड़ेगा। किस्मत अच्छी हो तो अक्सर फिर कॉल बैक टू बैक आना शुरू हो जाती है। आपने कुछ 100 कंपनी में अप्लाई किया, 4-5 ने कॉल कर ली, ये बड़ी अच्छी रेशियो है वैसे, 4-5 100 में से कॉल कर लें आपको तो इतनी बुरी चीज नहीं है। तो 4-5 ने आपको कॉल कर ली, एक ने कहा जी फलां दिन इंटरव्यू के लिए आ जाओ, एक ने कहा जी आज रात को ही आपका जो है ना वो स्काइप पे इंटरव्यू हो जाएगा। तो आपके पास इतना वक्त नहीं होता उस वक्त आप बैठ के डिटेल के साथ सब कुछ पढ़ें। चीजें ऑर्गेनाइज फॉर्म में पढ़ी होनी चाहिए, तमाम इंटरव्यू रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है जी। तो आपके पास आपको बस आधा पौना घंटे के अंदर में ये सब कुछ रिवाइज कर लूंगा। तो ये आपने अपने लिए जरूर कर छोड़ना है, ये आपके लिए कोई और नहीं करेगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल इज 5, नंबर क्या है 520। यूडीपी को हम क्या कहते हैं, कनेक्शन लेस, और टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड। अच्छा, टीसीपी के कनेक्शन ओरिएंटेड हम इसको कहते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, जाहिर है आपके कभी ना कभी काम आएगा। एक तो उसमें हमें पता है वो हम सेगमेंट बेचते हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, दिस एंड दैट, रिलायबल है वगैरह वगैरह। इसको कनेक्शन ओरिएंटेड इसलिए कहा जाता है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसे कनेक्शन ओरिएंटेड इसलिए कहा जाता है कि टीसीपी में एक 3 वे हैंडशेक होता है, 3 वे हैंडशेक। अक्सर आपसे इम्तिहान में बात यूं की जाएगी, ये टीसीपी और यूडीपी में से कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा और कनेक्शन लेस, आप बता देंगे यूडीपी कनेक्शन लेस और टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड। फिर आपको कहेंगे टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों कहते हैं, उसकी एक वजह तो आप बता देंगे कि इसमें जनाब सेगमेंट जाता है, फिर एक्नॉलेजमेंट आती है, रिलायबल है, लेकिन नुकसान ये थोड़ा स्लो होता है। वो कहेगा ये तो आप ठीक है, ये आप इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, लेकिन इसको कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों कहते हैं।
तो उसकी वजह है कि टीसीपी में एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं 3 वे हैंडशेक। अच्छा, नाम कितना है कि बड़ी कुछ साइंस होगी इसके अंदर। आप ऑलमोस्ट हर रोज किसी ना किसी के साथ 3 वे हैंडशेक कर रहे होते हैं। मैं आसान लफ्जों में बताता हूं टीसीपी 3 वे हैंडशेक क्या है, जरा ध्यान से आपने समझना है, ठीक है जी। मैं लेट से आपसे या जवाद साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछता हूँ जी जवाद साहब क्या हालचाल है आपके, ठीक है जी। तो जवाद साहब आगे से मुझे अब उनका जवाब भी मैं ही बताऊंगा, वो उन्होंने तो कह देना है, उन्होंने वो जवाब नहीं देना मैं जो सुनना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैंने पूछा जी जवाद साहब आपका क्या हाल चाल है, ठीक है जी। मैंने एक मैसेज इनको भेजा, इनका आगे से मुझे जवाब आएगा जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसे हैं। ऐसे ही होता है ना, हमसे कोई पूछता है, हम आप अपना जवाब भी दे देते हैं और अपना सवाल भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने पूछा जवाद साहब आपका क्या हाल चाल है, उन्होंने जवाब दिया जी मैं ठीक ठाक हूं, आप कैसे हैं आप सुनाएं। तो एक तीर से उन्होंने क्या किए हैं, दो शिकार। तो इन्होंने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया और अपना सवाल भी पूछ लिया। अब मैं इसका सिर्फ जवाब ही दूंगा ना जी अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। अब आपको पता ये क्या हुआ, इसको कहते हैं 3 वे हैंडशेक। मैंने इनको कहा जी जवाद साहब क्या हाल चाल है, ये एक साइड थी। इसका जवाब आया जी अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूं, आप सुनाए। ये इनकी तरफ से एक ही मैसेज में दो बातें हो गई, जवाब भी आ गया और इनका सवाल भी। और अब मैं सिर्फ इनको जवाब दूंगा जी मैं भी ठीक हूं, क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा था मैं ठीक हूं आप सुनाए, मैं कहूंगा जी मैं भी ठीक हूं। तो ये 3 वे कम्युनिकेशन हुई है, 3 मैसेजेस हमारे दरमियान एक्सचेंज हुए हैं। अगर हम टीसीपी की बात करें तो वहां पे जाहिर है वो इस तरह बातचीत तो नहीं करते, क्या हाल है तुम्हारा और सुनाओ, ठीक है जी, कहाँ मरे हुए थे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो जो है वो उसकी जो गुफ्तगू होती है वो कुछ इस तरह से होती है। लेट से आप एक साइड पे कंसिडर कर लें सोर्स है, एक तरफ डेस्टिनेशन है, ठीक है जी। और एक तरफ से जी ये इस कनेक्शन का आगाज किया जाएगा, दूसरी तरफ से आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है जी, और सवाल भी किया जाएगा, फिर उसका जवाब आएगा, ठीक है। ये जरा मैं एरोज बना के भी इसको क्लियर कर देता हूं। क्या हाल चाल है, जवाब आया मैं ठीक हूं आप सुनाएं, और फिर मैंने जवाब देना जी मैं भी ठीक ठाक हूं, ठीक है। टीसीपी के केस में इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज मैसेज, इसको सिन कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में सिंक मैसेज या SYN शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। भाई आप कैसे हैं, ठीक है, या मैं आपके साथ सिंक्रोनाइज करना चाह रहा हूं, मैं आपके साथ सिंक्रोनाइज करना चाह रहा हूं, ठीक है। वो कहता है जी एक्नॉलेजमेंट, मैं ठीक ठाक हूं, ठीक है जी, यानी उस वो क्या आपने कहा मैं सिंक्रोनाइज करना चाह रहा हूं, आपने कहा ठीक है कर लो, फिर वो साथ में अपना सवाल भी ऐड कर देगा, वो कहेगा मैं भी आपके साथ सिंक्रोनाइज करना चाह रहा हूं। तो यानी जो दूसरा मैसेज आया उसमें आपका जवाब भी था और उसका सवाल भी था, उसकी रिक्वेस्ट भी थी, आपकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई भी था और उसकी रिक्वेस्ट भी शामिल थी। और इसका सिर्फ आप अब जवाब ही देंगे, इसका मुझे बताइए जो मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है जी। ये है टीसीपी 3 वे हैंडशेक। हर टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशन में ये होता है, चाहे टेलनेट हो, चाहे SSH हो, HTTP हो, HTTPS हो, 3 वे हैंडशेक, ये कम्युनिकेशन उस प्रोटोकॉल की अपनी कम्युनिकेशन होने से पहले ये काम होगा, ठीक है जी। क्योंकि ये काम पहले हो जाता है, इस वजह से हर उस प्रोटोकॉल को जो इसके ऊपर बेस्ड है उसको कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, यानी ये पहले कनेक्शन बनाता है, बाद में जो है फिर आप उस प्रोटोकॉल के अपने मैसेजेस बाद में एक्सचेंज होना शुरू होते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे जी रिप के एल्गोरिदम के हवाले से। तो रिप जो है वो उसको डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं, डीवीआरपी है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम भी है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, टीसीपी बेस्ड नहीं है, यूडीपी बेस्ड है और यूडीपी पोर्ट 520, यहाँ पे कोई 3 वे हैंडशेक नहीं होता, ठीक है जी। ओके जनाब, ये सवाल अब हमने ओएसपीएफ से भी पूछना है, आईएसआईएस से भी पूछना है, बीजीपी से भी पूछना है, दुनिया के हर राउटिंग प्रोटोकॉल से पूछना है। उनका जवाब सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वैसे डिफरेंट ही जवाब मिलेगा आपको बाकियों से। अच्छा जी, दूसरा सवाल, ठीक है जी, जो हम किसी भी प्रोटोकॉल से पूछेंगे वो ये होगा कि तुम जो हो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हो या एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हो। तो रिप इज एन आईजीपी, रिप एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, रिप एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। इस बात का मतलब क्या है, ये विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम कॉन्फ़िगर किया जाता है, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान इसे हम कॉन्फ़िगर
नहीं करते, इट इज कन्फिगर्ड विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है जी। तो इसलिए ये एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। ये बात हमें पहले भी पता थी, लेकिन आज खास हम रिप के नोट्स में इसको शामिल कर रहे हैं, ठीक है जी। नंबर 3, तीसरा सवाल आपको उसका भी जवाब पता है, रिप का एडी वैल्यू सिस्को में क्या है, रिप एडी वैल्यू, ठीक है जी। सिस्को कहने की जरूरत ही नहीं है, एडी वैल्यू होता ही सिस्को में है। दूसरे प्रोटोकॉल में टर्म्स डिफरेंट इस्तेमाल होती है, प्रेफरेंस, प्रायोरिटी वगैरह। तो रिप का एडी वैल्यू सिस्को में जो है वो 120 है, 120 इन वैल्यूज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। थोड़ी सी तो आपने देख भी ली हुई है स्टैटिक राउटिंग के हवाले से। फ्लोटिंग स्टैटिक राउट याद है ना, इसको बढ़ाने या घटाने का क्या इंपैक्ट होता है वो आप देख चुके हैं। अब जब राउटिंग प्रोटोकॉल भी हम चलाना सीख लेंगे तो इनकी एडी वैल्यू भी बढ़ाई घटाई जा सकती है, ये तो डिफॉल्ट वैल्यू है। और इनको बढ़ाने का या घटाने का क्या इंपैक्ट आता है, इस पे भी हल्की फुल्की बात हमने की थी। आप पाथ चेंज कर सकते हैं इसकी बेस पे, जिसको हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कहते हैं, ठीक है जी। आप प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते, आप बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाया था, किसी प्रोटोकॉल का बैकअप प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल का बैकअप बेहतर ये है कि आप स्टैटिक राउटिंग को बनाएं, और उसी कॉन्सेप्ट को फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कहा जाता है। तो ये एडी वैल्यूज काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं आइंदा आने वाले दिनों में, लिहाजा इनकी वैल्यूज जितनी जेन में रहे उतना अच्छा है। अच्छा जी, 3 प्रॉपर्टीज हो भी गई हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल की जो चौथी प्रॉपर्टी है वो एक लिहाज से उसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है। ये स्टैटिक राउटिंग के बाद जब एक बंदा डायनामिक राउटिंग का तारुफ करा रहा होता है तो ये कहते हैं यार तुम स्टैटिक राउटिंग में ये किन चक्रों में पड़े हुए हो, बैठ के तुम वो हॉप काउंट गिन रहे होते हो, कभी बैंडविड्थ का हिसाब लगा रहे होते हो, फिर देखते हो कि नेक्स्ट हॉप मैंने फलां राउटर को बनाना है या फलां को बनाना है। उसके बाद सोच रहे होते हो कि अगर इसको नेक्स्ट हॉप बनाना है तो आउटगोइंग इंटरफेस क्या होगा या नेक्स्ट हॉप का आईपी क्या होगा। याद है ना ये सारी चीजें। नेक्स्ट हॉप डिफाइन करने के लिए या तो नेक्स्ट हॉप का आईपी कॉन्फ़िगर किया जाता है या फिर आउटगोइंग पोर्ट। ये सारी कैलकुलेशन, ये सारे अंदाजे, ये सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, ठीक है। आप में से वो लोग जिन्होंने वो 3 राउटर्स याद हैं, ए बी सी वाले, ठीक है जी। आप में से वो लोग जिन्होंने वो 3 राउटर वाली डायग्राम, आज इंशाल्लाह हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास बनी हुई ना हुई तो मैंने अब ये सोच लिया हुआ है कि मैं आपके नोट्स में रख दूंगा, क्योंकि अक्सर लोग तो इस चक्कर में कहते होंगे फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कि पहले पूरी लैब बनानी पड़ेगी, तारे जोड़नी पड़ेंगी, लिंक अप करने पड़ेंगे, चलो फिर बाद में फुर्सत से करेंगे। वो बाद में फुर्सत आती नहीं है। तो अब मैं आपके फोल्डर में वो डायग्राम रख दूंगा, आपने सिर्फ रिप चलाना है बस। आप जहमत ही ना करें लिंक अप करने, और वो हो गए बड़े आप, ठीक है जी। आप सिर्फ रिप चलाएंगे उसको, वो अब आप चला लेंगे खुशी खुशी, ताकि मसला मौके पे खत्म हो जाए, आज की बात आगे जाए ही ना, ठीक है जी। तो जिस बंदे ने इस क्लास में वो 3 राउटर्स जो थे, अगर उनको कन्वर्ज करने की कोशिश की हुई है स्टैटिक राउटिंग के साथ, याद है वो डायग्राम कुछ यूं थी, राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी, ठीक है जी। और इस तरीके से वो कनेक्टेड थे। और इसमें आपको याद होगा राउटर बी और सी के दरमियान जो ये वाला नेटवर्क है, जब हम ए से यहां तक आते थे तो दोनों तरफ पाथ सेम होता था। हम अगर हॉप काउंट की बात करें तो सेम हॉप काउंट होते थे। तो ऐसे नेटवर्क्स के लिए हम एक नहीं दो स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते थे, हम दोनों रास्ते डिफाइन करते थे ताकि लोड बैलेंसिंग हो, ठीक है जी। ये सारी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता था। जो बंदा इस डायग्राम से गुजरा हुआ है, जिसने इस पे काम किया हुआ है, उसको जब ये कहा जाएगा ना यार ये तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो, एक प्रोटोकॉल रेप ओएसपीएफ वगैरह में से कोई प्रोटोकॉल इनेबल कर लो, इस सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। तुम्हें बस प्रोटोकॉल इनेबल करना है। वो जहां जाने का एक बेस्ट पाथ होगा वो एक चूज कर लेगा, जहां जाने के 2 बेस्ट पाथ होंगे वो खुद ही दोनों को चूज कर लेगा। अब उस बंदे की जो खुशी की इंतहा होती है ना, वो देखने वाली होती है। वो कहते हैं यार जिंदगी आसान हो जाएगी, ये तो किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन ये नेमत सिर्फ उसी को लगता है जिसने स्टैटिक राउटिंग खुद करने की कोशिश की हो, ठीक है। वरना वो पहले भी चिल था, अब और ज्यादा ठंड प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है जी। वो कहेगा मसला ही कोई नहीं है, जिंदगी पहले भी सुकून में गुजर रही थी, अभी भी सुकून ही सुकून है, ठीक है जी। तो लिहाजा उन बंदों को ये किसी नेमत से कम नहीं लगता जब वो ये सुनते हैं ना कि बस प्रोटोकॉल चलाना है और सब कुछ खुद ही से हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब और हम ये भी कहते हैं यार ये तो कुछ जादू है।
किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का जादू असल में होता क्या है, वो काम कैसे करता है, उसका जादू का तरीकाकार है क्या? आपको सीडीपी और एलएलडीपी याद है? अब तो मुझे भी बोलना शुरू हो गया आपको देख देख के ना, कि मैंने आपको पढ़ाए भी हुए हैं कि नहीं। ठीक है जी, सीडीपी और एलएलडी आपको याद है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल और लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है, उनके काम करने का कोई तरीका याद है आपको, वो कैसे काम करते थे? उसने कहा यस सर। तो हसन हमें बताएगा कैसे काम करते थे। देखिए उसमें ये होता था, हर राउटर ना अपना एक पूरा पहले प्रोफाइल बनाता था कि जनाब मेरा होस्ट नेम ये है, मेरा आईओएस का वर्जन ये है, ये मेरे इंटरफेस है, उनका आईपी ये है। ठीक है जी, मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, यानी मेरा मॉडल क्या है, और मैं राउटर हूँ कि स्विच हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ना एक अपडेट बनाता था। अगर सीडीपी है तो सीडीपी अपडेट कहलाती थी, एलएलडीपी है तो एलएलडीपी अपडेट कहलाती थी। और ये दोनों प्रोटोकॉल चूंकि लेयर 2 के थे, तो ये दोनों ना मल्टीकास्ट मैक इस्तेमाल करते थे अपनी अपडेट दूसरों की तरफ भेजने के लिए। तो उनके साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती थी ना, डायरेक्टली कनेक्टेड, उनकी तरफ वो मल्टीकास्ट कर दिया करते थे, अपने बारे में उनको जबरदस्ती बता रहे होते थे मैं ये हूं, और वो रिपीट करते रहते थे, सीडीपी आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स और एलएलडीपी आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। ठीक है जी, तो एक 30 सेकंड बाद और एक 60 सेकंड बाद अपनी अपडेट्स को पीरियोडिकली रिपीट करता था। ठीक है, और आपके नेबर्स को आपके बारे में पता लग जाता था। तो ये जो हमारे जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ना, जितने भी सारे के सारे, उनका ये जो जादू है ना, वो तकरीबन तकरीबन ऐसा ही है। उनका जो मैजिक है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का, वो तकरीबन बिल्कुल ऐसा ही है। हर राउटर का अपना एक राउटिंग टेबल होता है ना, अपने राउटिंग टेबल से मुराद जिसमें आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं। आपको अच्छे से याद होगा इस तस्वीर में जो आपके सामने इस वक्त बनी हुई है, राउटर ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 3 है, 2 वैन और 1 लैन, 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। तो ये राउटर ए का अपना राउटिंग टेबल है। आप अगर इस पे रिप या ओएसपी वगैरह राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, आपके अपने राउटिंग टेबल में जो प्रीफिक्सेस है ना, उनकी इंफॉर्मेशन राउटर ए अपने साथ कनेक्टेड डिवाइसेस की तरफ एडवर्टाइज कर देगी। अब राउटर ए के साथ लेट से इस तस्वीर में जो हमें नजर आ रहा है वो राउटर बी कनेक्टेड है और राउटर सी कनेक्टेड है। तो राउटर ए जो है वो बी और सी की तरफ ये इंफॉर्मेशन भेज देगा कि मेरे पास ये प्रीफिक्सेस है। ठीक है, तो बी को पता लगेगा, बी को प्रीफिक्स मिलेंगे ए की तरफ से। ठीक है, और बी नोट कर लेगा कि ये वाले प्रीफिक्स मुझे ए ने भेजे हैं, और बी के लिए ए नेक्स्ट स्टॉप बन जाएगा। जिसने भेजे होते हैं ना, कि वो नेक्स्ट स्टॉप बन जाता है। सी को भी राउटर ए प्रीफिक्स भेजेगा ना, सी प्रीफिक्स रिसीव करेगा फ्रॉम ए, वो कहेगा जी इन प्रीफिक्सेस के लिए ए मेरा नेक्स्ट स्टॉप है। उसमें देखे ना ए का सोर्स आईपी भी होगा जो भी है। ठीक है जी, और उसमें सी अपने किसी एक इंटरफेस से रिसीव भी करेगा, लेट से वो सीरियल 001 है, तो जो सोर्स आईपी है वो नेक्स्ट स्टॉप का आईपी बन जाएगा, और जिस इंटरफेस से उसने प्रीफिक्स ये जो रिसीव किए हैं दूसरे के प्रीफिक्सेस, वो इंटरफेस आपका आउटगोइंग इंटरफेसेस बन जाएगा फॉर दोज प्रीफिक्सेस जो आपने रिसीव किए। तो ए ने जो काम किया है कि अपने प्रीफिक्सेस के बारे में अपने साथ कनेक्टेड डिवाइसेस को बता दो, वही काम बी भी कर रहा होगा, वही काम सी भी कर रहा होगा। तो बी के राउटिंग टेबल में जितनी भी एंट्रीज है वो बी ए को भी बता देगा और सी को भी बता देगा। ए और सी कहेगा यार कोई नई बात पता लगी है, किससे पता लगी है, बी से, तो बी को हम अपना नेक्स्ट स्टॉप बना लेते हैं। इसी तरह सी भी अपने प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन ए को भी भेजेगा और बी को भी भेजेगा। तो ए और बी कहेंगे यार कोई नई बात पता लगी और बताने वाला सी है, तो सी को हम अपना नेक्स्ट स्टॉप मान लेते हैं। कुल मिला के ये जादू है डायनामिक राउटिंग का, और यही जादू रिप पे भी चलता है, ओएस पे भी चलता है, EIGRP, ISIS, BGP, सबका जादू यही है कि आपके राउटिंग टेबल में जो प्रीफिक्सेस हैं उनको आप दूसरों को बता दें मेरे पास ये कुछ है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट आपके साथ कनेक्टेड होना, जो कनेक्टेड नहीं है उसके साथ तो आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो जो आपके साथ कनेक्टेड है, बल्कि यूं कहें जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनकी तरफ आप ये इंफॉर्मेशन भेज देंगे। अच्छा, अब ये जो एडवर्टाइज करने वाली कहानी है, मैंने कहा जी एडवर्टाइज कर देते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइज करने के तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ठीक है, तो अब वो मुख्तलिफ तरीकों में यूनिकास्ट भी है, ब्रॉडकास्ट भी है, मल्टीकास्ट भी है, ऐसे ही है ना जी। तो उनमें से
रिप का वर्जन 1 हम बात कर रहे हैं इस वक्त रिप वर्जन 1 की। रिप वर्जन 1 उनमें से क्या करता है जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखने लगे थी हम, ऐसा ही है। चौथी प्रॉपर्टी, ये जो आप कह रहे हैं ना मेरे राउटिंग टेबल में जो प्रीफिक्सेस हैं उन्हें इकट्ठा करो और दूसरों की तरफ भेज दो, जो मेरे पास है उन्हें इकट्ठा करके दूसरों की तरफ एडवर्टाइज कर दें, इसको कहते हैं राउटिंग अपडेट। ये जो आप प्रीफिक्स इकट्ठे कर रहे हैं, इकट्ठे करने के बाद क्या बन जाएगी, राउटिंग अपडेट। इसको राउटिंग अपडेट भी कहते हैं, इसे राउटिंग इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, और इसे राउटिंग एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। ये सब टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। राउटिंग अपडेट कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, एडवर्टाइजमेंट कह लें, सबका मतलब एक ही है, ठीक है जी। अच्छा, तो रिप का वर्जन 1 राउटिंग अपडेट्स के साथ क्या सलूक करता है, उन्हें यूनिकास्ट करता है, उन्हें ब्रॉडकास्ट करता है, या उन्हें मल्टीकास्ट करता है। तो रिप का जो वर्जन 1 है वो राउटिंग अपडेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है जी, ब्रॉडकास्ट करता है रिप जी। हाँ जी, हाँ जी, ये ब्रॉडकास्ट करता है। और रिप की पहुंच कहां तक है, एप्लीकेशन लेयर तक, ऐसे ही है जी। तो मुझे बताएं, जो एक एप्लीकेशन लेयर तक जो चीज पहुंच सकती है वो आइडेंटिफायर में से किस किस आइडेंटिफायर को इस्तेमाल कर सकती है। सबसे ऊपर जो आइडेंटिफायर है वो कौन सा है, आईपी भी है, और फिर पोर्ट नंबर भी होते हैं। पोर्ट नंबर तो आपको बता दिया है, आईपी इसके लिए जो इस्तेमाल होता है, यानी ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए आईपी इस्तेमाल करता है। और ब्रॉडकास्ट आईपी जो है वो इस्तेमाल करता है ये 255 255 255 255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, जो कि रिजर्व ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। रिप ये इस्तेमाल करेगा, ठीक है जी। और ये बिल्कुल, और ये अपडेट किसके पास जाएगी, राउटर, कोई भी राउटर जब इस इंटरफेस इस आईपी पे ब्रॉडकास्ट करता है तो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होना शर्त, जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं सब की तरफ ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। यानी कि मैं अभी ये जो डायग्राम बनी हुई थी उसको अगर हम दोबारा से कंसिडर करें, राउटर ए के यहाँ पे लैन है ना, फास्ट इथरनेट 00, यहाँ पे सीरियल 000, यहाँ पे सीरियल 0/0/1, ठीक है। तो राउटर ए जब इस एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। ब्रॉडकास्ट जब भी होती है उसके फायदे भी होते हैं लेकिन नुकसान ज्यादा होते हैं। नुकसान क्या होता है ब्रॉडकास्ट का, रिसोर्सेज आया होते हैं, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है। मिसाल के तौर पे राउटर ए के साथ, मैं कहता हूं राउटर ए के साथ यहां एक राउटर बी है और यहां एक राउटर सी है, और ऊपर लैन में एक लैपटॉप है, ए के साथ लैन में एक लैपटॉप है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं जी राउटर ए पे रिप एनेबल्ड है और राउटर बी पे भी रिप एनेबल्ड है। मैं इस सिनेरियो की सिर्फ बात कर रहा हूं समझाने के लिए। राउटर सी पे रिप नहीं चला हुआ, राउटर सी राउटर तो है लेकिन उस पर रिप नहीं चला। राउटर ए का के साथ लैन में जो सिस्टम है, जो लैपटॉप है, इसके ऊपर भी क्या है जी, रिप नहीं चला हुआ, ठीक है जी, वो भी रिप एनेबल्ड नहीं है। दो डिवाइसेस यहां रिप एनेबल्ड नहीं है, लेकिन राउटर ए पे जब रिप चलेगा वो तो ब्रॉडकास्ट ही करेगा। वो क्या करेगा, वो तो ब्रॉडकास्ट ही करेगा। राउटर ए पे जब रिप चलेगा वो तो ब्रॉडकास्ट, जब वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो उसकी ब्रॉडकास्ट उधर ऊपर लैपटॉप पे भी आएगी। इनफैक्ट अगर बड़ा लैन सेगमेंट है, स्विच लगा हुआ है और सर्वर्स वगैरह भी है, सब कुछ भी है, तो ये ब्रॉडकास्ट तो उन सबके पास भी जाएगी। क्या उन्होंने इस राउटिंग अपडेट के साथ कुछ करना है, उनका तो इससे लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तो कॉन्फ़िगर हुआ होता है अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए डिफॉल्ट गेटवे। उन्हें इस राउटिंग अपडेट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती भेज रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से राउटर ए की राउटिंग अपडेट सी के पास भी आ रही है और सी रिप एनेबल्ड नहीं है। प्रोटोकॉल सेम एनेबल्ड होना जरूरी होता है ना जी, जरूरी होता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो राउटर सी पे तो फिलहाल हमने रिप चलाया नहीं है, तो राउटर सी भी इस राउटिंग अपडेट को क्या कर देगा, डिस्कार्ड, ठीक है। हाँ, राउटर ए जो अपनी अपडेट बी को भेज रहा है वो ठीक है, यानी ये जो इतनी ब्रॉडकास्ट हुई है उसमें एक सिर्फ लिंक ऐसा था जहां पे उसको भेजना चाहिए था, बाकियों में तो आप रिसोर्सेज भी जाया कर रहे हैं और बिला वजह अपनी सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आप कहेंगे सर अपनी राउटिंग अपडेट किसी को बता के क्या सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जानी है। राउटिंग अपडेट में होता क्या है, आपके तमाम प्रीफिक्सेस तक पहुंचने का बेस्ट पाथ। तो आप अब आगे आपके इस लैन सेगमेंट में कोई हैकर है, कोई अटैकर है, तो आप तो उसको ये बता रहे हैं कि भाई अगर कोई वायरस भेजना है ना, कोई अटैक करना है, तो ये बेस्ट पाथ है, इधर से भेजो, ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है जी। तो
जरूरत नहीं है उसके साथ राउटिंग अपडेट शेयर करने की। लेकिन रिप तो ऐसा ही है, रिप का वर्जन 1 ऐसा ही है, वो तो नहीं बाज आता, वो तो यही करेगा। एक तो ये भी याद रखिएगा 1988 में ये प्रोटोकॉल बना था। अब आज के दौर में अगर हम बात करें तो सबसे पुराना प्रोटोकॉल यही है। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज में ज्यादातर आपको ड्रॉबैक्स ही नजर आएंगे, वो आएंगे तो ही दूसरे प्रोटोकॉल्स को पढ़ने की कोई वजह बनेगी ना। अगर ये एक अल्टीमेट और बेहतरीन प्रोटोकॉल होता तो हम बस यही पढ़ते और कहते राउटिंग खत्म हो गई है। तो इसमें ज्यादातर चीजें जो है वो ड्रॉबैक्स की शक्ल में ही सामने आएंगी, तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब एक सवाल है, आप कहेंगे सर क्या हम यानी मैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को मैनेज कर सकते हैं कि राउटर ए अपने इस इंटरफेस से और इस इंटरफेस से ये राउटिंग अपडेट्स को सेंड ना करे? रिप तो कर रहा है, क्या हम तो रोक सकते हैं ना? हमारे तो हाथ बंधे हुए नहीं है ना, हमारे आंखों पे तो पट्टी नहीं बंधी हुई, तो हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। अपने नेटवर्क तो इसको इस तरह तरपता हुआ तो नहीं देख सकते। हम जैसा काबिल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और हमारा नेटवर्क बदुएं दे रहा हो, बेचारा सिसक सिसक के जिंदगी गुजार रहा हो, तो क्या हम कर सकते हैं इसमें कुछ? क्या है कोई तरीका? तरीके तो बड़े हैं। आपके ज़हन में कोई तरीका आता है जो अभी कुछ रिसेंटली पढ़ा हो आपने कोई ऐसा? ACL लगा सकते हैं आप ACL की मदद से रिप की राउटिंग अपडेट को डिनाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें कोई शक नहीं है, आप ACL की मदद से काम, तो ACL लगाएंगे कहां कहां? बन तो जाएगी एक ही ACL जिसमें रिप डिनाई हो रहा होगा। रिप ऐसे डिनाई कैसे करेंगे, चलें ये बताएं आप। और ACL में मैं कौन सी वाली बनाऊंगा? एक्सटेंडेड ACL बनेगी, बिल्कुल ठीक है, एक्सटेंडेड ACL आप बनाएंगे। और फिर जी प्रोटोकॉल होगा UDP और उसका पोर्ट नंबर इक्वल टू लिख के 520 लिख देंगे। और सोर्स और डेस्टिनेशन में ना जब आपने किसी प्रोटोकॉल को मुकम्मल तौर पे बंद करना हो ना, तो उसका तरीका ये होता है सोर्स में भी एनी और डेस्टिनेशन में भी एनी, तमाम सोर्सेज से तमाम डेस्टिनेशन की तरफ आप क्या करेंगे और आगे आप इक्वल टू 520 लिख देंगे। शुरू में होगा UDP, एंड पे होगा इक्वल टू 520, और इसको आप उन इंटरफेसेस पे अप्लाई करेंगे आउटबाउंड डायरेक्शन में जहां आप चाहते हैं कि राउटिंग अपडेट ना जाए। और इंटरफेस होए अगर 10 तो 10 के 10 इंटरफेसेस पे लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर 10 इंटरफेसेस होए जिनमें से आप चले, मैं कहता हूं 10 में से एक से तो मैं चाहता हूं अपडेट जाए, बाकी 9 से ना जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाकियों पे ACL अप्लाई करनी पड़ेगी। एक इंटरफेस पे नहीं उस पे लगाई ना छोड़ दें, परमिट ही होगा। एक छोटा सा काम करने के लिए आपने अपने 9 इंटरफेसेस बुक कर दिए। आपको पता ना ये बड़ा कीमती मौका होता है, आप एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में एक ही ACL अप्लाई कर सकते हैं, और वो आपने रिप की अपडेट रोकने के लिए कर दी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑनलाइन क्लास की आपको अटेंडेंस चाहिए जी, बिल्कुल आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, तो ये एक मसला आपको समझ आया होगा कि एक सिर्फ रिप की खातिर आपने अपने सारे इंटरफेसेस पे आउटबाउंड डायरेक्शन में एक ही ACL अप्लाई हो सकती है और वो आपने इसकी नजर कर दी है। तो ये कोई इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, काम तो चल जाएगा लेकिन ये सोल्यूशन कोई इतना बेहतर नहीं है, ठीक है जी। तो इसका कोई मुतबादिल हल जी, इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। और याद रखिएगा ये जो सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं ये हर राउटिंग प्रोटोकॉल में होता है, ठीक है जी। हर राउटिंग प्रोटोकॉल में एक फीचर है जिसको कहते हैं पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस ये रिप के लिए भी हो सकता है, ये OSPF के लिए भी हो सकता है, EIGRP के लिए भी हो सकता है, हर प्रोटोकॉल के लिए हो सकता है। तो नाम क्या जी? पैसिव इंटरफेस। आप राउटर के उन इंटरफेसेस को पैसिव इंटरफेस बना देते हैं उस प्रोटोकॉल के लिए जिनसे आप चाहते हैं कि राउटिंग अपडेट सेंड ना हो, जिनसे आप क्या चाहते हैं? राउटिंग इंफॉर्मेशन या राउटिंग अपडेट सेंड ना हो। तो राउटर ए का फास्ट ईथरनेट 0/0 और सीरियल 001 को मैं क्या बना दूंगा? पैसिव इंटरफेस, ठीक है जी। और बाकी जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंटरफेस पैसिव बन जाएंगे। ये अपडेट रिसीव तो कर सकते हैं लेकिन अपडेट को सेंड नहीं कर सकते।
और वही हम चाहते हैं कि ये अपडेट यहां से सेंड ना करें। अब ये पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर कैसे होता है, इसका तरीका बड़ा आसान है, ये ACL के मुकाबले में काफी इजी है। ये अभी जब आप रिप चलाएंगे तो उसमें मैं आपको कमांड बता दूंगा कि पैसिव इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो एक प्रॉब्लम सामने आई थी, उसका सोल्यूशन डिस्कस हो रहा था, तो सोल्यूशन जुबानी मैंने बता दिया, भाई एक हाल तो ACL है, लेकिन वो इतना मुनासिब सोल्यूशन नहीं है, उससे आसान सोल्यूशन मौजूद है जिसका नाम क्या है, पैसिव इंटरफेस। तो उस जिस इंटरफेस को आप रिप के लिए पैसिव बना देंगे, उससे रिप की राउटिंग अपडेट जाना बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर इसमें एक मसला और भी है ना, हम तो ये इतराज करते हैं कि भाई ये काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना, पैसिव इंटरफेस किसे बनाना पड़ेगा, हमें ही बनाना पड़ेगा। तो हमारे से फिर काम कराना शुरू कर दिया, हम तो भागते हुए स्टैटिक राउटिंग से इसीलिए रिप के पास आए थे। तो ये करना तो आपको पड़ेगा ही, लिहाजा हम इसको ड्रॉबैक ही कंसिडर करेंगे रिप का। ये इलाज रिप ने हमें नहीं दिया, ये हम कर रहे हैं। रिप खुद इतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि मुझे अपडेट कहां भेजनी चाहिए और कहां नहीं भेजनी चाहिए। तो रिप का बिल्ट इन जो है वो प्रोटोकॉल के अंदर प्रॉब्लम मौजूद है। अच्छा, हमसे अभी ब्रॉडकास्ट हजम नहीं हो रही, उसको बैठ के रो रहे हैं अभी हम, लिटरली ये क्या मुसीबत डाल गई है। ऊपर वो होता है ना जलती हुई तेल वाली बात, वो भी सुन लें। वो ये है, एक तो ब्रॉडकास्ट करता है वो भी पीरियोडिकली, रिप की राउटिंग अपडेट्स पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं, रिप की राउटिंग अपडेट्स पीरियोडिक अपडेट्स हैं, और इनका एक फिक्स्ड इंटरवल है जिसके बाद ये बार बार ये अपडेट जो है वो रिपीट होती हैं। पीरियोडिक अपडेट्स, रिप की अपडेट्स को पीरियोडिक अपडेट्स कहते हैं, और इनका जो पीरियोडिक इंटरवल है दैट इज 30 सेकेंड्स। रिप हर 30 सेकंड के बाद अपनी राउटिंग अपडेट्स को एडवर्टाइज करता है, ब्रॉडकास्ट, और एडवर्टाइज करने में वो ब्रॉडकास्ट करता है। रिप हर 30 सेकंड के बाद अपनी राउटिंग अपडेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है। CDP भी वैसे कुछ ऐसा ही करता था, लेकिन वो मल्टीकास्ट करता है, ठीक है जी। और वो 60 सेकंड बाद करता था। LLDP 30 सेकंड के बाद करता था। रिप भी हर 30 सेकंड के बाद अपनी राउटिंग अपडेट्स को ब्रॉडकास्ट करेगा। अब आपको पता है ये कितनी खतरनाक चीज है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको कहूं जी सब सुन लो। जब मैं कह रहा हूं सब सुन लो, इसका मतलब है ब्रॉडकास्ट। तो मैं आपको कहूं जी सब सुन लो, मेरे पास ये ब्लैक पेन है, ठीक है, जिस तरह ने कहा वाओ, ठीक है। अब मैं 30 सेकंड बाद दोबारा कहूंगा सब सुन लो मेरे पास ब्लैक पेन है, अब वो वाओ नहीं कहेगा, अब चुप कर जाएगा। 30 सेकंड बाद मैं फिर कहूंगा सब सुन लो मेरे पास ब्लैक पेन है, अब वो कहेगा ठीक है, लग गया पता, ठीक है, आपकी इज्जत करते हैं, इसका ये मतलब नहीं आप शोके होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये सिलसिला खत्म नहीं करूंगा अगर मेरे पे रिप चल रहा है, रिप का वर्जन 1, आफ्टर एवरी 30 सेकंड मैं ये बोलता जाऊंगा, ठीक है जी। हाँ, अगर मेरे पास कोई नई चीज आ जाती है, पेन के साथ पानी की बोतल भी आ जाती है, तो मैं अब अगले 30 सेकंड बाद कहूंगा सब सुन लो मेरे पास एक पेन और एक पानी की बोतल है। अब ठीक है जी, एक ब्लैक पेन है और उसके साथ एक पानी की बोतल है, ठीक है जी। और ये चीज मैं हर 30 सेकंड बाद रिपीट करता जाऊंगा। अब एक आधी दफा तो बंदे को अच्छा लगता है, उसके बाद आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो चीज आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही वो इनसे भी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है जी। तो रिप तो ऐसा ही है, आप इसको बदल नहीं सकते, रिप ने यही करना है। अब आप कहेंगे सर ये जिन्होंने बनाया था उनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ था, ठीक है जी, मतलब उन्हें नहीं अकल आई, उन्होंने नेटवर्क से कोई इंतकामी कार्रवाई करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया था। देखें, ये सोच रहा है 2023 में बैठा हुआ शख्स जिसका दिमाग 1988 वालों के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ है। आप लोग इंटरनेट की दुनिया में ही पैदा हुए थे, सोशल मीडिया के दौर में आप रह रहे हैं, ठीक है जी। तो अवेयरनेस इंफॉर्मेशन की बहुतात है, आप लोगों का दिमाग जरा और तरह का है, आप लोग जल्दी नताइज पर पहुंच जाते हैं कि ये नुकसान है। वो जो 1988 वाला बंदा था ना जिसने ये, भाई रिसर्च तो उससे भी पहले शुरू हुई होगी ना, 1988 से तो ये इस्तेमाल हो रहा है। उन लोगों की तो खुशी की इंतहा नहीं थी, वो थे स्टैटिक राउटिंग से डसे हुए, ठीक है जी। वो कहते थे हमने एक ऐसा शाहकार तैयार कर दिया है कि नेटवर्क में 30 सेकंड के अंदर जो भी चेंज आई होगी वो सबको पता लग जाएगी। उनका बस चलता तो मिठाइयां बांटते, ठीक है जी। वो अब हाँ उन्होंने हो सकता बांटी हो, ठीक है जी, जरूर बांटी होंगी, यानी वो तो इतने खुश थे, ठीक है जी।
कि जनाब ऐसा शाहकार दुनिया को हमने बना के दे दिया है कि नेटवर्क में 30 सेकंड में जो भी चेंज आएगी सबको पता लग जाएगी। वो इसका ये पॉजिटिव एंगल सोच रहे थे, लेकिन एक दूसरा रुख भी था कि अगर 30 सेकंड बाद कोई नई चीज नहीं आई, आप फिर भी वही बात रिपीट करते ही चले जा रहे। वो कह रहे थे, उन्होंने कहा जी इसको छोड़े आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि वो कहते थे देखो स्टैटिक राउटिंग में ना नेटवर्क में जब कोई चेंज आती थी तो आपको पहले तो इतना टाइम लग जाता रहा हिसाब किताब लगाने में, इधर जाने के इतने रास्ते हैं, इधर इतने ऑप काउंट है, तो ये नेक्स्ट ऑप ठीक रहेगा या ये नेक्स्ट ऑप ठीक रहेगा। जितनी देर में आप हिसाब किताब लगा रहे होते हैं, रिप उस चेंज को बाकियों तक एडवर्टाइज करके सबको बता भी देता है। राउटर ज्यादा हो तो हर एक के टेबल में एंट्री स्टैटिकली ऐड करनी पड़ती है ना, और हमें ही करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो वो कहता है मैं जब सारों के टेबल में वो एंट्री 30 सेकंड बाद आ जाएगी तो आपको खुशी नहीं होगी, सबने कहा यार ये ठीक है, बस इससे आगे हम सोचने की जरूरत भी नहीं है, इससे आगे सोचने की जरूरत भी नहीं है, बड़ा बेहतरीन प्रोटोकॉल हमें मिल गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, रिसोर्सेज पे बोझ डालता है तो खैर है, हर 30 सेकंड बाद अगर एक ही बात करता जा रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे। स्टैटिक राउटिंग के मुकाबले में ये फिर भी बेहतरी है, तो हमें ये सोल्यूशन जो है वो वारा खाता है। अच्छा जी, तो अच्छा इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है? कोई बंदा कहे ना ये टाइम बढ़ा दें या इस टाइम को कम कर दें, दोनों सूरतों में नुकसान है। मैं इस पर अभी तफसील से बात करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 7 में जाके या 6 में, ठीक है। ये टाइमर बढ़ाने का भी नुकसान है और घटाने का भी नुकसान है जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस वो उस पर बात कर लेते हैं अभी, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं जी। अच्छा जी, 5वीं प्रॉपर्टी होती तो बड़ी अहम है, लेकिन आप लोगों के लिए इसलिए आसान हो जाएगी क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में ना आपने इनडायरेक्टली काम ही इसी के ऊपर किया है। वो ये है कि राउटिंग के फैसले, बेहतरीन रास्ते के फैसले रिप चलाने के बाद आप अब उस पर छोड़ देंगे ना, बाप तो नहीं करेंगे, अब जो करेगा रिप करेगा। तो रिप किस बुनियाद पे किसी भी पाथ को बेस्ट डिक्लेयर करता है, यानी उसका क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ क्या है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको सिस्को में बताया था, एक छोटी सी टर्म होती है क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ के लिए, मेट्रिक, ठीक है जी, उसको हम मेट्रिक कहते हैं, ठीक है जी। यानी बैंडविड्थ एक मेट्रिक है, डिस्टेंस एक मेट्रिक है, लोड एक मेट्रिक है, डिले एक मेट्रिक है, ठीक है। तो रिप का मेट्रिक क्या है, 5वें नंबर पे हम ये देखेंगे कि रिप मेट्रिक क्या है, ठीक है जी। रिप का मेट्रिक क्या है, यानी क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ इसका क्या है, ठीक है जी। पहली चीज, रिप का जो भी मेट्रिक है, रिप का जो भी मेट्रिक है वो सिंगल है, रिप का मेट्रिक सिंगल मेट्रिक है, यानी सिर्फ एक ही पैरामीटर है जिसकी बेस पे फैसला होता है, कोई कंपोजिट मेट्रिक नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर डिस्टेंस है तो सिर्फ डिस्टेंस है, अगर बैंडविड्थ है तो सिर्फ बैंडविड्थ है, डिले है तो सिर्फ डिले। ये नहीं है कि बैंडविड्थ और डिले दोनों को देख के फैसला करेगा। अगर दो पैरामीटर देख रहा हो ना तो ऐसे मैट्रिक को कंपोजिट मैट्रिक कहते हैं, कंपोजिट मैट्रिक, कंपोजिशन होती है ना, तो कंपोजिट मैट्रिक, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ही पैरामीटर पे आप फैसला कर रहे हैं तो सिंगल मैट्रिक। तो रिप का मैट्रिक सिंगल मैट्रिक है और वो फिक्स है, यानी आपको चॉइस नहीं देती, जो आप कहेंगे वो कर लूंगा। आप कहेंगे हॉप काउंट देख लो तो मैं हॉप काउंट पे फैसला कर लूंगा, आप कहेंगे बैंडविड्थ देख लो तो मैं बैंडविड्थ पे, चॉइस नहीं है, फिक्स है। और वो फिक्स क्या है, रिप का जो सिंगल मैट्रिक है वो आपके लिए अच्छी बात है कि वो हॉप काउंट ही है। हॉप काउंट को जितना अच्छा आप समझते हैं शायद ही कोई और समझता हो, क्यों? आपने स्टैटिक राउटिंग हॉप काउंट से की थी, ठीक है। आपने स्टैटिक राउटिंग हॉप, टेक्निकली हॉप काउंट जो है वो डिस्टेंस ही होता है, टेक्निकली हॉप काउंट डिस्टेंस ही होता है आपसे। लेकिन अगर कहीं इम्तिहान में या इंटरव्यू में रिप का कोई मेट्रिक पूछे तो उसका जवाब आप डिस्टेंस नहीं देंगे, जवाब हॉप काउंट देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड टर्म इज हॉप काउंट, ठीक है जी। तो रिप का जो मेट्रिक है वो सिंगल मेट्रिक भी है और हॉप काउंट भी है। तो इसके बाद जनाब नेक्स्ट जो है वो अगली बात अब ये करते हैं, मुझे हॉप काउंट को आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, चले चले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जब कोई पैकेट एक राउटर को क्रॉस करता है, क्रॉसिंग अ राउटर या पास करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉप काउंट। राउटर में एंटर होना भी हॉप काउंट नहीं है, राउटर से सिर्फ एग्जिट कर जाना भी हॉप काउंट नहीं है, राउटर को क्रॉस करना है, एंटर होके दूसरी पोर्ट से एग्जिट करना है, वो वन हॉप काउंट कंसिडर होगा, ठीक है जी।
तो इसका मतलब यह है कि वो जो हमारी 3 राउटर्स वाली डायग्राम थी, जरा उसको खोल ही लेते हैं, ठीक है जी, ताकि उस पे आगे चल के भी रिब हमें चलाना भी है तो हम वो इनेबल भी कर लेंगे, और डायग्राम जरा सामने रहेगी तो दिमाग में बैठ भी जाएगी और याद भी आ जाएगी कि हमने इसके साथ क्या क्या कुछ किया था। अखुवत लैब 2 के नाम से मेरा हाल हमने वो डायग्राम बनाई थी, ये वाली, ठीक है जी। है अब कर दूंगा मैं, बल्कि सोच रहा हूँ पूरा फोल्डर ही कर दूं एक दफा, ठीक है जी। तो इसी के ऊपर आज हम जो है वो रिप भी चला लेंगे। तो ये जनाब हमारी डायग्राम है, हमें इसमें एग्जैक्टली पता है कि राउटर ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कितने और नोन कितने और अननोन कितने। इस डायग्राम में टोटल नेटवर्क हैं कितने वैसे, आज आप पहली दफा गिनने लगे, तो पहले नहीं गिने थे। टोटल 6 नेटवर्क है इस तस्वीर में, टोटल नेटवर्क जो है वो 6 है। 6 में से राउटर ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कितने, 1 2 और 3। तो इस वाले नेटवर्क का, इस वाले नेटवर्क का और इस वाले नेटवर्क का राउटर ए को नहीं पता, याद है ना। आप स्टैटिक राउटिंग से खुद भी आपने बताया हुआ है, आज रिप बताएगा, आज ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास रिप के थ्रू पहुंचेगी। इसी तरह राउटर बी को भी 3 का पता है, 3 का नहीं पता। राउटर सी को भी 3 डायरेक्टली कनेक्टेड का पता है, बाकियों का नहीं पता। अच्छा, रिप काम कैसे करेगा जी, राउटर ए के साथ जो 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, ठीक है जी, राउटर ए उनकी बनाएगा एक राउटिंग अपडेट जिसमें वो तीनों प्रीफिक्सेस पैक करेगा और उन्हें ब्रॉडकास्ट कर देगा, और वो करेगा भी आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। सिमिलरली राउटर भी अपने 3 प्रीफिक्सेस को उठाएगा, उनकी राउटिंग अपडेट बनाएगा और इसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। राउटर सी के साथ भी जो 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है वो अपनी राउटिंग अपडेट या राउटिंग इंफॉर्मेशन बनाएगा और इसे हर 30 सेकेंड के बाद ब्रॉडकास्ट करेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि 30 सेकंड बाद या बड़ी याद 1 मिनट के बाद आप किसी भी राउटर का टेबल देखेंगे तो वो आपको मुकम्मल नजर आएगा। राउटर ए को बाकी के 3 नेटवर्क्स का पता लग जाएगा, राउटर बी को भी बाकी के 3 नेटवर्क्स का पता लग जाएगा और राउटर सी को भी बाकी के 3 नेटवर्क्स का पता चल जाएगा। अच्छा, कैसे चलेगा वो जरा देख लेते हैं। मैं ना एक प्रीफिक्स का वो पूरा ट्रैक करके दिखा देता हूं। राउटर ए का ये वाला नेटवर्क है, इसकी नेटवर्क आईडी गालिबन होगी 192.168.1.0/24, यही है ना इसका लैंड नेटवर्क, यही था। चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करूं मैं, कैसे पता चलेगा मुझे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ भी किया जा सकता है, शो आईपी राउट भी किया जा सकता है। तो आप देख लें जी, ये 192.168.1.1 है, तो 1.0 ही इसकी क्या होगी, नेटवर्क आईडी, ठीक है जी। तो 1.0 इसकी नेटवर्क आईडी होगी। हम इसको ट्रैक करने लगे जी, इस नेटवर्क को, ठीक है जी। तो साथ हैं आप, राउटर ए जब अपनी राउटिंग अपडेट भेजेगा, ठीक है जी, तो वो राउटिंग अपडेट राउटर बी के पास भी जाएगी और राउटर सी के पास भी जाएगी। हम राउटिंग अपडेट में से ना सिर्फ इस एक नेटवर्क को ट्रैक कर रहे हैं, सही है। ये नेटवर्क यहां से चला, जरा लाइन पे गौर कीजिएगा, यहां से चला, राउटिंग अपडेट आई, राउटर ए को उसने क्रॉस कर लिया ना, करके वो बी पे पहुंच गया। तो 192.168.1.0 राउटर बी पे पहुंच गया, ठीक है जी। और कौन लेके गया, रिप लेके गया। इस रास्ते में कितने हॉप काउंट आए, एक हॉप काउंट आया। और इसको भेजने वाला कौन था, ए का आईपी 1.1.1.1, और आपने किस इंटरफेस पे रिसीव किया, सीरियल 0000। एक हॉप काउंट बने और नेक्स्ट हॉप राउटर ए है, भाई इतना काफी है। अब आपको आगे की कहानी पता है कि जब नेक्स्ट हॉप कोई होता है तो आउटगोइंग इंटरफेस क्या होता है और नेक्स्ट हॉप का आईपी, ठीक है जी। तो राउटर बी को इसका यहां से पता लग गया। यही वाला नेटवर्क राउटर ए से एडवर्टाइज होके सी के पास भी तो गया ना, और कितने हॉप काउंट, एक, और नेक्स्ट हॉप सी का ए। अच्छा, अब ये राउटर सी का हिस्सा बन गया ना टेबल का, राउटर सी के राउटिंग टेबल का हिस्सा बन गया। पहले उसके सिर्फ 3 डायरेक्टली कनेक्टेड था, अब एक रिप से भी एंट्री आ गई है ना। अब राउटर सी जब राउटिंग अपडेट भेजेगा तो उसमें ये भी शामिल होगा ना। मैं वो अभी कर तो रहा हूं, वही तो बता रहा हूँ, ये कर रहा तो वो भी करेगा फिर, ठीक है जी। तो राउटर सी पे आ गया, उसके टेबल का हिस्सा बन गया ना ये, ठीक है जी। भाई यहां तक साथ है, ए से सी पे भी तो आया, सी के टेबल का भी हिस्सा बना, सी भी तो हर 30 सेकंड बाद क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट।
तो राउटर सी जब इसे ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो बी की तरफ भी तो अपडेट आएगी, ठीक है। कहां से चला था ये, ए के लैन नेटवर्क से ये चला था, ठीक है। तो वहां से चला और बी तक जब पहुंचा, इस रास्ते से कितने हॉप काउंट आ रहे हैं, यहां पे हॉप काउंट 2 है, लाने वाला रिप है, हॉप काउंट 2 है। राउटर बी का नेक्स्ट स्टॉप इस रास्ते से कौन बनेगा, सी। यानी एक तरफ राउटर बी का नेक्स्ट स्टॉप ए है जहां हॉप काउंट 1 है, एक तरफ सी है जहां हॉप काउंट 2 है। आपने भी तो 2 हॉप काउंट वाले को रिजेक्ट ही किया था ना, आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया था। तो रिप भी क्या करेगा, रिप भी जो है वो 2 हॉप काउंट वाले की नहीं सुनेगा। राउटर बी के पास अपडेट दोनों तरफ से आ रही होगी, राउटर बी के पास अपडेट दोनों तरफ से आ रही होगी। 1 हॉप काउंट वाले को वो अपने टेबल में जगह दे देगा और 2 हॉप काउंट वाले को डिस्कार्ड करेगा। ये काम उसे हर 30 सेकंड बाद दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपडेट हर 30 सेकंड बाद बार बार आएगी। मानते हैं, ये अपडेट हर 30 सेकंड के बाद बार बार आएगी। वो हर 30 सेकंड बाद एक ऑप काउंट वाले को प्रेफर करेगा और टेबल में जगह देगा और 2 ऑप काउंट वाले को डिस्कार्ड करेगा। इसका फायदा पता है आपको क्या है? इसका फायदा, ये नुकसान तो है, रिसोर्सेज की कुर्बानी तो देनी पड़ रही है, लेकिन एक फायदा भी है। अगर ए और बी के दरमियान वाला लिंक हो गया डाउन, अब क्या होगा, राउटर बी को ये अपडेट अभी भी मिल रही है लेकिन 2 ऑप काउंट के साथ, तो कंपटीशन खत्म हो गया ना 2 ऑप काउंट का। अब एक ऑप से तो नहीं आ रहा, 2 ऑप से तो आ रहा है, तो अब टेबल में किसको जगह मिल जाएगी, 2 ऑप काउंट वाले को। और ट्रैफिक बी से ए की तरफ जाने की बजाय बी से सी पे जाएगी और फिर सी से ए की तरफ जाएगी। ट्रैफिक जाती रहेगी, आउटेज नहीं आएगी, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। पुराना लिंक जब वापस अप हो जाएगा, दोबारा अपडेट आएगी वहां से एक ऑप काउंट के साथ, और दोबारा राउटर भी एक ऑप काउंट वाले को प्रेफर करेगा। ट्रैफिक को बी से सी की तरफ भेजने की बजाय दोबारा बी से ए की तरफ भेजना शुरू कर देगा, और इसके लिए अगेन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें एक छोटा सा उसूल आपने याद रखना है, क्योंकि अब आपको एक नई चीज पता लग गई है कि जो आपके राउटिंग टेबल में रिप से जो अपडेट आ रही है वो भी आपके टेबल का हिस्सा बन रही है, और आप अपनी राउटिंग अपडेट में उसे भी शामिल करके भेज रहे हैं। ऐसा ये नई बात पता लगी है ना। तो ये काम तो बी भी कर रहा होगा, ये काम तो ए भी कर रहा होगा। तो ए के टेबल में जो रिप से एंट्रीज आ रही हैं वो उन्हें भी ब्रॉडकास्ट में शामिल करता है, बी के टेबल में जो आ रही है उन्हें भी शामिल करता है, सी के टेबल में जो अपडेट्स आ रही हैं वो उन्हें भी शामिल करता है। इसमें एक छोटा सा उसूल है जो कि राउटिंग लूप्स को अवॉइड करने के लिए, राउटिंग लूप्स को अवॉइड करने, रूल ये है कि जो अपडेट आपने अपने जिस इंटरफेस से रिसीव की होती है ना, आप वो अपडेट उस इंटरफेस से वापस नहीं भेजते। जरा तवज्जो से देख लें, राउटर ए ने सी को बताया था ना कि 192.168.1.0 वाला नेटवर्क जो है वो कहां पे है, ए ने अभी बताया है, फिर उसको सी ने आगे बी को भेजा था। तो राउटर ए ने सी को बताया, सी के टेबल का हिस्सा बन गया ना। आपने ये तो कहा था ये रिप के साथ सी के टेबल का हिस्सा बन, सी ब्रॉडकास्ट करेगा ना, ब्रॉडकास्ट तो करेगा, लेकिन उसूल यह है कि जिस इंटरफेस से इसने 192.168.1.0 को रिसीव किया था वो अपडेट उस इंटरफेस से वापस नहीं भेजेगा। सही बात है ना। ए ने बी को बताया कि 192.168.1.0 तक आने के लिए मेरे पास आ जाओ। अच्छा, बी उस पर चढ़ाई कर दे, उसको क्या 192.168.1.0 पे जाने के लिए मेरे पास आ जाओ, ये तो गलत है। जो अपडेट आपने जिस इंटरफेस से रिसीव की है वो अपडेट वापस उस इंटरफेस से आपने नहीं भेजनी, उसके अलावा बाकियों से भेज देंगे, लेकिन जहां से रिसीव किया ना उससे वापस नहीं भेजनी, क्योंकि वापस भेजेंगे तो इससे बनेंगे राउटिंग लूप्स। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, डायनामिक राउटिंग पार्ट है, इतना तो वो डायनामिक है, सारे काम आपको नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, रिप की जो ये वाली प्रॉपर्टी है इसको कहा जाता है स्प्लिट होराइजन, स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन, स्प्लिट होराइजन क्या है, अपडेट जिस इंटरफेस से रिसीव किया ना उससे वापस नहीं भेजनी, लॉजिकल बात है, ऐसा ही होना चाहिए।
एक बात आपने मुझे, वो कहते हैं ना मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, वो वाली बात है। एक बात आपने मुझे सिखाई और मैं आपको 30 सेकंड बाद को मैं आपको सिखाता हूं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है। अच्छा जी, और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको रेप एनेबल करना है, ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है जी। तो रेप का जो मैट्रिक है जी, वो एक तो सिंगल मैट्रिक है, ठीक है जी। उसके बाद हॉप काउंट, वो जो सिंगल मैट्रिक है दैट इज हॉप काउंट। हॉप काउंट की कैलकुलेशन का वही तरीका है जो स्टैटिक राउटिंग में था, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा ना जरा डिस्टेंस वेक्टर की टर्म को भी यहां समझ लेते हैं। फिजिक्स में क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी, वेक्टर्स भी होते हैं और स्केलर्स भी होते हैं। वेक्टर्स कैसी क्वांटिटीज होती हैं और स्केलर्स कैसी क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें आपके पास आप क्या होगा, स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है या वैल्यू होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर्स जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। मिसाल, इसकी मिसाल यूं दी जाती है, ये जैसे ये 500 ml पानी है, आधा लीटर, ठीक है जी, आधा लीटर पानी। तो ये क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है? ये स्केलर है। 1 किलोग्राम चीनी स्केलर है। लेकिन अगर मैं कहूं जी मैं 5 कदम नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, ये वेक्टर, क्योंकि 5 कदम का मैग्नीट्यूड भी है और साथ में नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज जिनके साथ डायरेक्शन हो उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका नाम है डिस्टेंस और वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर। अब यहां राउटिंग टेबल में ना आपको एंट्रियां कुछ यूं नजर आएंगी, 192.168.1.0, ठीक है जी, एक सेकेंड, 192.168.192.168.1.0/24, ठीक है जी। उसके आगे लिखा होगा 120, 120 क्या होता है? एडी वैल्यू, एडी वैल्यू। उसके साथ लिखा रेप का एडी वैल्यू 120, और उसके बाद एक हॉप काउंट, और आगे लिखा होगा वाया या विया 1.1.1.1, या लिखा होगा सीरियल 0/0/0। ये क्या चीज है? हॉप काउंट। हॉप काउंट का दूसरा मतलब डिस्टेंस, हॉप काउंट या डिस्टेंस, साथ में डायरेक्शन है, नेक्स्ट हॉप में डायरेक्शन ही बता रहा होता है। तो ये डिस्टेंस और ये वेक्टर, ठीक है जी। क्योंकि रिप हमें जो दो चीजें बताता है उनमें एक डिस्टेंस है और वहां तक जाने की डायरेक्शन हमें नेक्स्ट स्टॉप से मिलती है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस वेक्टर। रिप की जो राउटिंग अपडेट हमारे पास आती है वो हमें डिस्टेंस बताती है और डायरेक्शन बताती है, दैट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है जी। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 5, 4 इसके अंदर गालिबन और है, मसला ही कोई नहीं, ठीक है जी। छठी प्रॉपर्टी बहुत आसान, आगे वाली सारी प्रॉपर्टीज बड़ी इजी हैं, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 दोनों इकट्ठे लिखते हैं और उसके बाद फिर इनके ऊपर तबसरा करते हैं। छठी प्रॉपर्टी ये है, छठी प्रॉपर्टीज की ये है कि रिप इज डिजाइंड फॉर small sized autonomous systems, ठीक है जी, स्मॉल साइज्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स। रेप इज डिजाइंड फॉर स्मॉल साइज्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स, छोटे ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए बनाया गया। अब बंदा कहता है कितना कुछ छोटा ऑटोनोमस सिस्टम कैसे नापेंगे आप उसको, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हॉप काउंट की लिमिट है और वो हॉप काउंट की लिमिट है 15 हॉप काउंट्स, ठीक है जी, 15 हॉप काउंट्स। इस बात का मतलब क्या है कि रिप 15 हॉप काउंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस बात का मतलब ये है, लेट्स अगर ये एक राउटर है जिसके मुख्तलिफ इंटरफेसेस हैं, हर इंटरफेस के साथ मैं कहता हूं आगे इस तरीके से राउटर्स कनेक्टेड है। और यहां पर भी सिलसिला कुछ ऐसे ही है। ये राउटर हर 30 सेकंड बाद अपनी राउटिंग अपडेट को क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। जब वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो अपडेट हर इंटरफेस से जाएगी, वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। कितनी दूर जाएगी?
15 हॉप काउंट्स दूर जाएगी। ठीक है जी, ये इधर आएगा तो 1 हॉप काउंट हो जाएगा, 2 हॉप काउंट, 3, 4, 5, 15वें हॉप पे जाके ये अपडेट रुक जाएगी। रिप की राउटिंग अपडेट 15 हॉप तक दूर जा सकती है और ये अपडेट रिसीव भी सिर्फ 15वें हॉप तक ही कर सकता है। 16वें हॉप की अपडेट आप तक नहीं पहुंचेगी। आपसे एक राउटर पहले वाले तक पहुंच जाएगी लेकिन आप तक नहीं आएगी। और याद रखिएगा, कोई भी राउटर ना इसको कोई री एनर्जाइज नहीं कर देता कि दोबारा से इसकी ताकत बढ़ा दो ताकि ये और चला जाए। कोई एम्पलीफायर या बूस्टर वाला काम नहीं करता, वरना तो हॉप काउंट की एक्चुअल कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस ही नहीं पता लग सकेगा। ठीक है जी, नहीं, और ये मैं वही बता रहा हूं, ये रेडियस के अंदर है। ठीक है, यानी ये जो दरमियान वाला राउटर है, यहां से इधर को शुरू करें 15 हॉप इधर, इधर को शुरू करें 15 हॉप इधर को जाएं 15 हॉप इधर को जाएं, हर इंटरफेस से 15 हॉप तक का डिस्टेंस जो है वो आपकी अपडेट पार कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। 15वें हॉप तक आपकी अपडेट चली भी जाएगी और 15वें हॉप की अपडेट आप तक आ भी जाएगी, 14वें की भी आ जाएगी, 13वें की भी आ जाएगी, लेकिन 16वें तक ना आपकी अपडेट पहुंचेगी ना वापस आएगी। टेक्निकली देखा जाए ये भी एक ड्रॉबैक है। आज के दौर में आप किसी भी नेटवर्क को डिजाइन करते हुए ये पाबंदी किसी पे कैसे लगा सकते हैं, खबरदार इससे ज्यादा बड़ा नेटवर्क ना बना देना। ठीक है जी, वरना हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, वहां तक जाने का बेहतरीन रास्ता हम नहीं ढूंढ सकते। तो देखा जाए तो आज के दौर के लिहाज से ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है जी, लेकिन रिप में हमारी ये मजबूरी थी। ठीक है, अब ये मजबूरी क्यों थी वो भी आपके अंदर से भी आवाज आएगी, आप कहेंगे सर शुक्र है 15 हॉप पे रुक गए। अभी तो आपको तकलीफ हो रही है ना, 15 हॉप क्यों उधर वहां पे जाना है, और आगे चले जाते। अभी तो ये बंदा सोच रहा है, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे शुक्र है 15वें हॉप पे ब्रेक लगा दी है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 इसके साथ ही लिंक्ड है वो। ठीक है जी, और वो ये है कि रिप का हम डिस्कस करेंगे यहां पे, रिप कन्वर्जेंस टाइम। कन्वर्जेंस टाइम, कन्वर्जेंस किसको कहते हैं राउटिंग की टर्म में? कन्वर्जेंस किसको कहते हैं? राउटिंग कंप्लीट करने को, राउटिंग कंप्लीट करने। तो कन्वर्जेंस टाइम क्या होता होगा? जितनी देर में राउटिंग कंप्लीट होती है। ठीक है जी, ठीक है जी, जितनी देर में राउटिंग मुकम्मल हो जाए। ठीक है, अच्छा, और इसके लिए जाहिर है कोई वैल्यू नहीं होती कि इतने सेकंड में राउटिंग मुकम्मल हो जाएगी। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये फास्ट है या स्लो, जल्दी हो गई है या लेट हुई है। तो रिप का जो कन्वर्जेंस टाइम, अच्छा हम कहें ना फास्ट कन्वर्जेंस टाइम, तो उसका मतलब है राउटिंग जल्दी हो गई, अच्छी बात है। स्लो कन्वर्जेंस टाइम उसका मतलब है डिले आ रहा है। रिप का जो कन्वर्जेंस टाइम है दैट इज स्लो। रिप का कन्वर्जेंस टाइम स्लो है, रिप का कन्वर्जेंस टाइम स्लो है, यानी रिप में राउटिंग देर से मुकम्मल होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पर, भाई ब्लैक पेन आ गया दोबारा से। ठीक है, उसकी वजह यह है, अगर मैं आपको कहता हूं जी कि मेरे पास एक ब्लैक पेन है, ठीक है जी, तुम्हारे पास भी है, वेरी गुड, मेरे वाला महंगा है उससे। ठीक है जी, अच्छा, तो मैंने कहा जी ये मेरे पास ब्लैक पेन है, ये अपडेट आपको हर 30 सेकंड बाद मैंने देनी है। तो ये आपने एक हॉप काउंट से ये अपडेट रिसीव कर ली। मेरे से आप तक पहुंचने में हो सकता है इसको 30 सेकंड लगे हो। ठीक है जी, क्योंकि मैं एक दफा अपडेट भेज दूं ना तो अगली अपडेट 30 सेकंड बाद जाती है। एक दफा अपडेट भेज दूं, मैंने एक दफा अपडेट भेजी, अब अगली अपडेट कब जाएगी? 30 सेकंड के बाद। तो मेरे पास पेन आया, तो अभी इससे थोड़ी देर पहले अपडेट भेजी थी, तो अगली अपडेट कब जाएगी? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड लगे इस पेन की इतला आप तक पहुंचने में। आपको मिल गए, आपको मिल गए। ठीक है, अब इन्होंने ये अपडेट अपने डायरेक्टली कनेक्टेड की तरफ भेजनी है ना, क्योंकि उनकी तरफ भी तो रिप चला हुआ है। एन मुमकिन है इनकी भी अपडेट अभी अभी गई ही थी, साथ ही मेरा पेन पहुंच गया यहां पे। अब ये पेन इनको मिल गया, इनको पता है कि हमारे नेटवर्क में एक ब्लैक पेन है। ठीक है जी, लेकिन आपको नहीं पता अभी। ठीक है जी, आपको कब पता लगेगा? जब ये अगली अपडेट भेजेंगे, और वो ये कब भेजेंगे? 30 सेकंड बाद। तो अपडेट आप तक पहुंचने में 30 सेकंड लगे, आपसे आपके अगले आप तक पहुंचने में फिर 30 सेकंड लग गए। मेरी अपडेट उन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट लग चुका है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है ना, ये वैसी कहानी है, आप में से वो लोग जो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेशन ट्रेवल करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो अक्सर आप वो बस के अड्डे पे पहुंचते हैं,
और आपके सामने वो बस निकल के जा रही होती है, और अब आप कहते हैं आधा घंटा बैठ के अगली या 1 घंटा बैठ के अगली बस का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके साथ वही हुआ है, पहुंचा ही था तो बस अपडेट अभी 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 निकल के गई थी। और कभी कभार हमारी खुशकिस्मती ये भी होती है कि हम पहुंचते हैं, बस में बैठते हैं, साथ ही बस चलने का टाइम हो जाता है, उस वक्त हम बड़े खुश होते हैं, टाइम बच गया और बस मिस भी नहीं हुई। कभी कभार ये भी हो सकता है कि 15 सेकंड का इंतजार करना पड़ जाए। आपको भी अपडेट भेजे हुए 15 सेकंड गुजरे थे, मेरी अपडेट आ गई, या मेरी अपडेट को कितना इंतजार करना पड़ेगा? 15 सेकंड। मैक्सिमम 30 है, कम से कम तो आधा मिली सेकंड भी हो सकता है कि अपडेट पहुंची, आधे मिली सेकंड बाद ही टाइम हो गया, निकल गई। ठीक है, तो हम बदतरीन सिनेरियो को लेके चलते हैं कि हर जगह पे जनाब 30 सेकंड इंतजार करना पड़ा है। तो जैसे जैसे हॉप्स बढ़ते जाएंगे और हर हॉप पे अगर 30 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे अगर हम 15 हॉप का हिसाब रखें और हर हॉप पे अगर 30 सेकंड इंतजार करना पड़ रहा है, तो ये इंतजार 7.5 मिनट नहीं हो जाएगा, क्योंकि आधा मिनट है ना जी, 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट। हर हॉप पे अगर आधा मिनट लग रहा है तो 15 हॉप में कितने टाइम लगेगा? 7.5 मिनट। 7.5 मिनट एक टाइम होता है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं इसमें हम मिली और माइक्रो और नैनो सेकंड्स की बातें करते हैं। हमारी ये जो वॉइस है ना, ये मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास में इस वक्त बोल रहा हूं, मेरी आवाज अगर सुनने वालों को 150 मिली सेकेंड में ना पहुंचे तो उन्हें बकायदा डिले फील होना शुरू हो जाएगा। तो 150 मिली सेकेंड अगर उन्हें लग रहा है ना मेरी आवाज बड़ी स्मूथली आ रही है, दैट मीन्स कि जब मैं बोल रहा हूं मेरे बोलने के 150 मिली सेकेंड के अंदर अंदर आवाज उन तक पहुंच रही है। इधर आप कह रहे हैं जी 15 मिनट लग जाएंगे, मतलब 7.5 मिनट लग जाएंगे, लग सकते हैं 15वें हॉप तक ये बात पहुंचने में कि मेरे पास एक पेन है, क्योंकि जब ये बात पता लगेगी तो कम्युनिकेशन उसके बाद शुरू होनी है। अननोन से जब ये नोन होगा तब तो आपकी कम्युनिकेशन स्लो होगी। तो ये है कन्वर्जेंस टाइम स्लो। अच्छा, अब जरा सोचें कि यहां 15 हॉप पे ब्रेक क्यों लगा दी थी? अगर आप और हॉप बढ़ाते तो कन्वर्जेंस टाइम ने और स्लो हो जाना था, तो शुक्र करें ब्रेक लगा दिया। अच्छा, अब यहां पे ना कुछ लोग जिस तरह आइडिया उनके जहन में भी आ रहा था, टाइमर को बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क पड़ सकता है? भाई टाइमर आप अगर स्लो कर दें, 30 सेकंड के बाद बजाय 60 सेकंड कर दें, तो कन्वर्जेंस टाइम और स्लो हो जाएगा, वो भी वारा नहीं खाता। इस टाइमर को फास्ट कर दें, आप 10 सेकंड पे ले आए, तो वो जो मैं हर 30 सेकंड बाद कह रहा था सब सुन लो मेरे पास पेन है, अब मैं अगर हर 10 सेकंड बाद कहूंगा आप कहेंगे सर नहीं ये नहीं हो सकता, चुप कर दें बस, ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। तो रिसोर्सेज पे बोझ पड़ना शुरू हो जाएगा, या रिसोर्सेज पे बोझ पड़ रहा है या कन्वर्जेंस टाइम स्लो हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इसे टाइमर बेस्ड होना ही नहीं चाहिए। रिप ऐसा ही है, रिप में कोई सुधार नहीं है। मैं और आप अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल बनाएं तो हम कैसा प्रोटोकॉल बनाएंगे? हम क्या करेंगे? हम नहीं टाइम लगाएंगे, हम क्या करेंगे फिर? जैसे ही, जी बिल्कुल सही जवाब आया, वो कहते हैं जी जैसे ही कोई नई बात बताने वाली हो तो बता दें, उसके बाद खामोश होकर बैठे नहीं। यानी आपने एक दफा बता दिया ना मेरे पास ब्लैक पेन है, हमें पता लग गया, बात खत्म। अब अगर आपके पास कोई नई चीज नहीं है तो चुप करके बैठे रहे आराम से। लेकिन अगर कोई नई चीज आती है तो अब इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, फौरन उस वक्त बता दें सबको कि सब सुन लो जी मेरे पास अब एक पानी की बोतल भी आ गई है। ठीक है जी, अब फिर कुछ नया बताने के लिए नहीं है तो फिर खामोश रहे। यानी जब कोई चेंज आए, जब कोई इवेंट अकर हो, इवेंट किसी नए नेटवर्क का आना भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग का डाउन होकर निकल जाना भी हो सकता है। दोनों सूरतों में आप बता सकते हैं कि भाई फलाना नेटवर्क अब मेरे पास नहीं, मेरे पास ना आना, यानी पानी की बोतल अब मेरे पास नहीं है, मेरे से मांगने के लिए आने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर कोई नई चीज आई है तो मैं फौरन बता दूंगा। इससे आपका कन्वर्जेंस टाइम भी स्लो नहीं होगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आप वेट नहीं कर रहे। यानी सवारी स्टैंड पे बस अड्डे पे पहुंच रही है, आपने साथ ही बस चला देनी है, ये सिस्टम है यहाँ। और अगर नहीं है सवारी तो खड़े रहना हमसे, खाली बसें चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो कन्वर्जेंस टाइम भी इससे आपका इंप्रूव होगा, रिसोर्सेज पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे टाइमर बेस्ड की बजाय इवेंट बेस्ड करते हैं कि जब भी कुछ नया इवेंट हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप उस वक्त जो है वो अपनी अपडेट भेजें। वैसे मैं आपको एक बात जनरली बता देता हूं, जनरल नॉलेज के लिए समझें, ये जो 15 ऑप काउंट है ना, ये इतने कोई कम नहीं है।
15 हॉप काउंट भी कोई इतने कम नहीं होते, अच्छे खासे हैं। मैं यहां बैठा हूं ना, इस वक्त लाहौर में हूं, पाकिस्तान में, ठीक है। मैंने यहां से अगर गूगल के सर्वर्स तक पहुंचना है, गूगल तक जाना है, फेसबुक तक जाना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 15 हॉप के अंदर अंदर पहुंच जाऊंगा। कुछ जगह पे ज्यादा हॉप लग सकते हैं, लेकिन ये गूगल फेसबुक जो मैं रूटीन में इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है कि मैं विद इन 15 हॉप्स जा सकता हूं। तो इसका मैं आपको प्रूफ कैसे दे सकता हूं? अभी लें, मसले कोई नहीं है। मैं इस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड हूं ना जी? बिल्कुल कनेक्टेड हूं, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, ठीक है जी। जरा ये प्रॉपर्टीज में जाके इसका फॉन्ट बेहतर कर लेते हैं, ताकि आप सब लोगों को कुछ नजर भी आए कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। होपफुली पहले से कुछ बेहतर होगा। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, इंटरनेट से मैं कनेक्टेड हूं, यहां से मैं पहले पिंग करता हूं google.com को, होना चाहिए, हो रहा है। अच्छा जी, मैं आज अपने एक ऐसे आईएसपी से कनेक्टेड हूं जहां खुशकिस्मती से, ऐसा बहुत कम ही होता है, बहुत कम होता है, ठीक है जी, क्या आपको IPv6 एड्रेसेस नजर आए? मैं इस वक्त अपने जिस आईएसपी को इस्तेमाल कर रहा हूं, इट इज साइबरनेट, ठीक है जी। साइबरनेट का स्टॉर्म फाइबर हम इस वक्त मैं वो यूज कर रहा हूं, बाकी हमारे पीटीसीएल के हैं बाकी के लिंक, ठीक है जी। वहां पे IPv4 ही है, तो यहाँ पे IPv6 एड्रेस नजर आ रहा है। ये IPv6 एड्रेस देख के आप बता सकते हैं कि ये एड्रेस जो है ये गूगल का आईपी है, तो पक्की बात है। ये किस टाइप का आईपी एड्रेस है? यूनिक लोकल है, मल्टीकास्ट है, लिंक लोकल है, ग्लोबल यूनिकास्ट है? ग्लोबल यूनिकास्ट है। आपको कैसे पता लगा? 2 और 3 से शुरू होने वाले तमाम एड्रेसेस ग्लोबल यूनिकास्ट होते हैं, तो ये ग्लोबल यूनिकास्ट है, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास ना एक टूल है जिसका नाम है ट्रेस राउट या ट्रेस रूट, ट्रेस राउट या ट्रेस रूट, ठीक है जी। ये टूल हमें ये बताता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ क्या है, उसमें हॉप काउंट कितने हैं और कौन कौन से हॉप आ रहे हैं, कितने हॉप्स हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूं। अच्छा, सिस्को में कमांड भी ट्रेस राउट की ट्रेस राउट ही है, बट इट इज नॉट सिस्को, यहाँ पे है ट्रेस आरटी, राउट के लिए शॉर्ट फॉर्म है आरटी, ट्रेस आरटी। हवावे में भी ट्रेस आरटी ही होता है, सिस्को में पूरा ट्रेस रूट आप लिखते हैं। तो ट्रेस आरटी, ये जो ऊपर आईपी लिखा हुआ है ना, मैं ये भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूं और मैं google.com भी लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये यहां से चलना शुरू हुआ, कितने ऑप हो गए? 4। आगे हमें आईपी एड्रेसेस ही मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, हमें तो नहीं पता वो आईपी एड्रेस किसके हैं। दरमियान में अगर कहीं पे हमें कोई डोमेन नेम ऐसा लिखा हुआ नजर आ गया, ठीक है जी, जो कि एंड पे मुझे आ गया है, उससे हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सर्वर कहां पे वाक़या। अगेन मैं अपना ये अंदाजा आपको बता रहा हूं, ये यकीनी नहीं होगा, ठीक है जी, अंदाजा मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप ये देखें, आप 11 हॉप में google.com तक पहुंच गए। मुझे यहां से गूगल तक पहुंचने के लिए 15 हॉप से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, वो कुछ में जाना भी पड़ेगा, लेकिन अक्सर आप पहुंच जाते हैं। तो 15 हॉप भी बड़े होते हैं, ठीक है। ये आखिरी देख के ना मुझे आइडिया हो रहा है, मेरा आइडिया गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन चले अपना अंदाजा आपको बताता हूं। यहां से अक्सर हम जब ये ट्रेस करते हैं ना, तो बकायदा हमें नजर उससे अंदाजा हो जाता है कि जियोग्राफिकली मेरा पैकेट इस वक्त कहां तक पहुंचा है, ठीक है। यहां पे सिर्फ मुझे आखिरी ऑप से आइडिया हो रहा है कि ये कहां जाके कहानी खत्म हुई है। ये जो सर्वर है ना, ये यूएई में मौजूद है, ये सर्वर यूएई में मौजूद है। अच्छा, वो मुझे कैसे आइडिया हुआ? डेफिनेटली उस तरफ तो आपको जाना ही पड़ेगा। यहां से पहले पैकेट कराची पहुंचा होगा, समंदर उधर ही है ना, उसी साइड पे, ठीक है। और वहां से फिर ओशन फाइबर से होता हुआ समंदर पार जाएगा। पाकिस्तान के बिल्कुल ऑपोजिट देखा जाए तो सबसे पहले ओमान आता है। थोड़ा सा अगर आप और राइट की तरफ हो तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मुख्तलिफ रियासतें हैं, ठीक है, जिनको एमिरेट्स वहां पे कहते हैं, हमें तो ज्यादा पॉपुलर दुबई है, उसी का पता होता है। अबू धाबी भी है, शारजा भी है, अजमान भी है, उम्मुल कोयन, रासुल खैमा, फुजेरा। हमारा जो सबसे पहले आता है ना, जो पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है, वो फुजेरा है, फुजेरा, ठीक है। तो ये जो FJR यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इससे मुझे यही आइडिया हुआ है कि ये
यूएई पे जाके इसने लैंड किया। गूगल का ये सर्वर, ये डेटा सेंटर जो है जहां पे इस वक्त मेरी ट्रैफिक जा रही है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी। गूगल का डेटा सेंटर क्या यूएई में है? बिल्कुल है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? उसका प्रोजेक्ट जो है ना वो हमारे पास ही है, ठीक है जी। तो लिहाजा हमें पता है कि वहां पे है और आप वहीं पे गए होंगे, ठीक है। तो बहरहाल जी ये 11 हॉप को इतने कम नहीं। इसी सिमिलरली आप फेसबुक को भी करना चाहें तो वो भी ट्रेस किया जा सकता है। कोई भी वेबसाइट जो आप बड़ा फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हो उसको आप इस तरह ट्रेस करके यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉप काउंट कितने आ रहे हैं। ले जी 8वीं प्रॉपर्टी रिप्का वेरिएंट 1 जी। हाँ, आपका हो सकता है पाथ डिफरेंट, आपका आईएसपी डिफरेंट होगा। हमारा जो फर्क है वो आईएसपी का है, तो आपके आईएसपी का डेफिनेटली पार्ट डिफरेंट होगा हमारा। आपके इंटरनल हॉप काउंट्स आईएसपी के ज्यादा होंगे, ठीक है जी। एंड कहाँ पे हुआ आपका? कहाँ पे? नहीं, जो 13 वाला हॉप काउंट है वो है कौन सा? एफजीआर वाला ही है, ठीक। इसका मतलब आपका लास्ट हॉप भी कोई डिफरेंट है, ठीक है जी। तो वो हो सकता है, ये आईएसपी टू आईएसपी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे जो नेक्स्ट है 8वीं प्रॉपर्टी, हम रेपका वेरिएंट 1 पढ़े। जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक मैंने डिस्कस की हैं वो रिप वेरिएंट 1 के लिए। 8वीं प्रॉपर्टी में तो आप कहेंगे सर इसको आग ही लगा देना रिप वेरिएंट 1 को तो सही रहेगा। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये, या ये कह लें बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, पुराना है ना ये, ठीक है। तो रिप का जो वेरिएंट 1 है ओनली सपोर्ट्स राउटिंग फॉर क्लास फुल नेटवर्क्स। ये सिर्फ क्लास फुल नेटवर्क्स की राउटिंग को सपोर्ट करता है, क्लास लेस को नहीं। ये क्लास लेस को सपोर्ट नहीं करता। उसकी वजह सुन ले, 1988 का जो दौर था, आप में से अक्सर लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, काफी हो गए होंगे, ठीक है जी। उस दौर में जो बैंडविड्थ की सूरत हाल थी वो क्या होती होगी? केबीज में होती होगी, बिल्कुल ऐसी है, किलोबिट्स पर सेकंड के अंदर ही थी। ये उस दौर की बात है। उस दौर में ये प्रोटोकॉल था जो कि हर 30 सेकंड बाद ब्रॉडकास्ट करता था, हर 30 सेकंड के बाद ब्रॉडकास्ट करता था और राउटिंग अपडेट्स को लेके जाता था। राउटिंग अपडेट में नेटवर्क आईडीज होती है ना, नेटवर्क आईडी के दो हिस्से होते हैं ना, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स की लेंथ। प्रीफिक्स कितनी बिट्स का होता है वैसे? 32 बिट, 32 बिट का प्रीफिक्स हो, और उसकी लेंथ लिखने के लिए भी कितनी बिटें चाहिए होती हैं? 32। सबनेट मास्क यानी कि वो भी 32 बिटों में लिखा जाता है। तो 32 बिट का मतलब 4 बाइट भी होता है ना, यानी 4 बाइट का प्रीफिक्स और 4 बाइट का उसकी लेंथ वो भी कैरी की जाए, वो भी हर 30 सेकंड के बाद। और आपकी जो राउटिंग अपडेट है उसमें कोई एक प्रीफिक्स तो होगा नहीं, ज्यादा सारे होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें ये होता था कि प्रीफिक्स के साथ अगर लेंथ भी भेजी तो अपडेट का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और रिसोर्सेज पहले बड़े कम है, तो उन पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उस बर्डन को कम रखने के लिए क्या किया गया? उस बर्डन को कम रखने के लिए क्या किया गया? सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स एडवर्टाइज किया जाता है, प्रीफिक्स की लेंथ नहीं, ठीक है। यानी सबनेट मास्क साथ में एडवर्टाइज नहीं होता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 10.0.0.0 ये मैंने प्रीफिक्स लिखा है, आप बता सकते हैं ये क्लास लेस है या क्लास फुल है? नहीं बता सकते आप? अच्छा, आप बता सकते हैं ये क्लास लेस है। ये आपको किस बुनियाद पे पता लगा है? प्रीफिक्स की लेंथ देख के पता लगा है। लेंथ के बगैर आप नहीं बता सकते कि ये क्लास लेस है या क्लास फुल। तो ये चीज जब साथ में एडवर्टाइज ही नहीं होगी तो फिर क्लास लेस को तो आप सपोर्ट नहीं कर सकते। जब इस नेटवर्क को आप सेंड करेंगे ना और प्रीफिक्स जाएगा, रिसीवर ये देखेगा अच्छा ये क्लास 1 है और क्लास ए में बाय डिफॉल्ट 8 बिटें होती हैं, वो इसको एज क्लास फुल ही ट्रीट करेगा, ठीक है जी। तो रिप्का वेरिएंट 1 सिर्फ और सिर्फ क्लास फुल को सपोर्ट करता है। उसकी वजह क्या है? राउटिंग अपडेट में प्रीफिक्स एडवर्टाइज होता है, प्रीफिक्स की लेंथ एडवर्टाइज नहीं होती। प्रीफिक्स एडवर्टाइज होता है, प्रीफिक्स की लेंथ एडवर्टाइज नहीं होती, ठीक है जी। 8 प्रॉपर्टीज देखी हैं, ज्यादातर नुकसान ही है। 9वीं और आखिरी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके यानी उसमें एक ऐसी खूबी पाई जाती है जो इसकी तमाम तर खामियों पे पर्दा डालने के लिए काफी है।
वो क्या है? रिप इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना भी बड़ा आसान है, सिंपल सा प्रोटोकॉल है। एंड कॉन्फ़िगर, ये सबसे अच्छी बात है, रिप की कॉन्फ़िगरेशन बेहद बेहद आसान है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में भी ना, जब आप आपस में कंपैरिजन करें रिप का ओएसपीएफ के साथ, बीजीपी के साथ, तो उनके मुकाबले में रिप की कॉन्फ़िगरेशन सबसे आसान है। स्टैटिक राउटिंग से तो ये आसान है ही, लेकिन प्रोटोकॉल्स का अगर आपस में भी मुकाबला किया जाए, उनमें भी सबसे इजी है। और ये हमारे मतलब की चीज है सबसे ज्यादा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही लगती है, मेरा काम आसान होना चाहिए। एक चीज जो हमें समझने में भी आसान लग रही है, कॉन्फ़िगरेशन भी आसान है उसकी, तो हम डेफिनेटली उसको प्रेफर करेंगे, चाहे उसमें खामियां, वो रिसोर्सेज पे बोझ डाल रहा तो डाले हमारी बिला से। देखिए जी, 1988 वाले रिसोर्सेज ने अगर इसे बर्दाश्त कर लिया था, तो 2023 वाले तो हंस के बर्दाश्त कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं। ये वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से आज भी रिप मौजूद है, और अक्सर आपको चलता हुआ नजर आ ही जाएगा। रिप का दुनिया से खात्मा नहीं हुआ, वो सिर्फ हमारे जैसों के लिए समझे नहीं हुआ, ठीक है, जिन्हें डर लगता होगा मुश्किल प्रोटोकॉल से, ठीक है जी, या उनकी कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो बहरहाल रिप इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ़िगर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसान है। ये था रिप का वेरिएंट 1। अब हम बात करेंगे रिप के वेरिएंट 2। रिप का वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2, इनको कतई तौर पे आप दो अलग अलग प्रोटोकॉल ट्रीट नहीं करेंगे। प्रोटोकॉल एक ही है, उसके वेरिएंट 2 हैं। रिप रिप होता है, चाहे वेरिएंट 1 हो चाहे वेरिएंट 2 हो, ठीक है जी। तो प्रोटोकॉल ये एक ही है, बट उसके दो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। रिप वेरिएंट 1 और रिप वेरिएंट 2 की ये जो मैंने 9 प्रॉपर्टीज लिखी है ना, इनमें दो में ही फर्क है, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, प्रॉपर्टी नंबर 8 में और प्रॉपर्टी नंबर 4 में। इसकी चौथी और इसकी 8वीं प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं जी। डिफरेंस कुछ यूं है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख रहा हूं चेंज करके, फॉर रिप वेरिएंट 1 में ऊपर वेरिएंट 2, सॉरी, मैं लिख भी रहा हूं कि ये कहानी सारी आप रिप वेरिएंट 2 की है। चौथी प्रॉपर्टी में ये फर्क है कि जो राउटिंग अपडेट है वो वेरिएंट 1 में तो ब्रॉडकास्ट होती थी, ठीक है जी, राउटिंग अपडेट वेरिएंट 1 में ब्रॉडकास्ट होती थी, यहां पे मल्टीकास्ट होती है। मल्टीकास्ट क्या होता है? किसी ग्रुप से कम्युनिकेट करना, ठीक है जी। और मल्टीकास्ट करने के लिए भी कोई एड्रेस तो चाहिए होगा, एंड दैट एड्रेस इज 224.0.0.9। दिस मल्टीकास्ट एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर रिप वेरिएंट 2। ये मल्टीकास्ट एड्रेस रिजर्व, ये मल्टीकास्ट है, ये कैसे पता लगा आपको? इसका पहला ऑक्टेट 224 है, 224 से 239 तक अगर पहला ऑक्टेट हो तो क्लास डी होती है, और क्लास डी मल्टीकास्ट की है। तो ये मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व्ड एड्रेस है, ये एड्रेस किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ रिप वेरिएंट 2। ये एड्रेस क्या डिफाइन करता है? ये एड्रेस डिफाइन करता है, यानी 224.0.0.9 डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ रिप वेरिएंट 2 enabled devices। रिप वेरिएंट 2 enabled devices का ग्रुप है। अच्छा, ये एड्रेस हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ रिप वेरिएंट 2 इनेबल करना पड़ता है, ये एड्रेस खुद बहुत कॉन्फ़िगर हो जाता है। अगर मैं इस एड्रेस पे पिंग करूं, अगर इस एड्रेस को हम पिंग करें 224.0.0.9 को, जवाब कहां से आएगा? कौन जवाब देगा इसका? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ रिप वेरिएंट 2 एनेबल्ड डिवाइसेस देंगी। आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनमें से जिस पे रिप का वेरिएंट 2 चल रहा है, एको रिप्लाई वो भेजेगा, बाकी कोई रिप्लाई नहीं भेजेगा, क्योंकि ये एड्रेस होगा ही सिर्फ उनका जिनके ऊपर रिप का वेरिएंट 2 एनेबल्ड है, बाकियों के नहीं। अच्छा, दूसरी बीमारी खत्म नहीं हुई इसकी, वेरिएंट 1 भी पीरियोडिक था, ये भी पीरियोडिक है, ठीक है जी। तो ये भी पीरियोडिक है और इंटरवल इसका भी 30 सेकंड है। वो हर 30 सेकंड बाद कहता था सब सुन लो मेरे पास ब्लैक पेन है, ये हर 30 सेकंड बाद कहेगा रिप वेरिएंट 2 वालों सुन लो मेरे पास ब्लैक पेन है। बयान में फर्क आ गया ना, वो कहता था सब सुन लो,
ये कह रहा है रिप वेरिएंट 2 वाले सुन लो, वो ब्रॉडकास्ट करता था, ये मल्टीकास्ट, यानी ये सिर्फ अपनी बरादरी वालों के कान खाएगा, बाकियों के नहीं, उस लिहाज से अच्छा है। बट पीरियोडिक ये है, पीरियोडिक वो भी था, पीरियोडिक ये भी है, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस टाइम उसका भी स्लो ही था, इसका भी स्लो ही है। अच्छा, वेरिएंट चेंज में ना कोई बहुत बड़ी मेजर चेंज नहीं आ सकती, फिर तो प्रोटोकॉल ही बदल देना आप, अगर कोई इतनी मेजर चेंज आनी है तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्क है जी 8वीं प्रॉपर्टी में, ये रिबका वेरिएंट 2 कब आया था? 1994। वो वेरिएंट 1 1988 में आया था और ये 1994। 1994 तक दुनिया में सबनेटिंग के 2 तरीके आ चुके थे। बेसिक सबनेटिंग जो FLSM होती है, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, ये लफ्ज सुने हुए हैं ना, FLSM VLSM, इतना भी पता होना कि हमने ये पढ़ा हुआ है, वो भी बड़ा है, ठीक है जी, ये पता होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग 1985 में ये स्टैंडर्डाइज हुआ था, रिब वेरिएंट 1 से भी पहले, और 1993 में VLSM स्टैंडर्डाइज हो गया था, यानी VLSM 1993 में, उसके 1 साल बाद रिब वेरिएंट 2 आया था। और रिब वेरिएंट 2 जो है जी, वो सपोर्ट करता है क्लास लेस और क्लास फुल दोनों को, क्योंकि 1994 तक जो है वो हमारे रिसोर्सेज भी बड़े बेहतर हो चुके हुए थे। उस वक्त तक गालिबन मुझे याद पड़ता है फास्ट ईथरनेट यानी 100 Mbps भी आ चुका हुआ था, ठीक है जी। तो लिहाजा उस वक्त तक हमारे रिसोर्सेज बड़े बेहतर थे, ठीक है जी। जो राउटर्स वगैरह उस वक्त मैन्युफैक्चर हो रहे थे, उनके प्रोसेसर, उनकी मेमोरीज पुरानों के मुकाबले में काफी बेहतर हो चुके हुए थे। तो लिहाजा रिब का जो वेरिएंट 2 है वो सपोर्ट करता है क्लास लेस क्लास फुल दोनों को। रिब वेरिएंट 2 सपोर्ट्स राउटिंग फॉर बोथ क्लास लेस एंड क्लास फुल। क्लास लेस की सपोर्ट के लिए इसमें क्या किया गया होगा भला? प्रीफिक्स के साथ प्रीफिक्स की लेंथ भी एडवर्टाइज होती है। रिब वेरिएंट 2 में प्रीफिक्स के साथ प्रीफिक्स की लेंथ भी एडवर्टाइज होती है। और अच्छी बात यह है कि जब हमने रिब वेरिएंट 1 कॉन्फ़िगर करना होता है ना, हम उसमें सिर्फ प्रीफिक्स ही लिखते हैं। वेरिएंट 1 में प्रीफिक्स, वेरिएंट 2 में भी हम सिर्फ प्रीफिक्स ही लिखते हैं। दोनों में हम सिर्फ प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स की लेंथ साथ भेजनी है या नहीं भेजनी है फैसला रिप खुद करता है। वेरिएंट 1 नहीं भेजेगा, वेरिएंट 2 उस प्रीफिक्स की लेंथ खुद से उठाएगा। कहां से? इंटरफेस से। इंटरफेस पे आईपी होता है, सबनेट मास्क होता है, इन दोनों चीजों से प्रीफिक्स और उसकी लेंथ का पता लग जाता है, पता लग जाता है। तो रिप खुद से प्रीफिक्स की लेंथ पिक करेगा और एडवर्टाइज करेगा। आपके लिए रिप बड़ा ही आसान है, चाहे वेरिएंट 1 हो चाहे वेरिएंट 2 हो, ठीक है। अब इसमें एक आखिरी सवाल ये रह गया है कि रिप के जो दोनों वेरिएंट्स हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं? यानी आप अपने नेटवर्क में कुछ डिवाइसेस पे वेरिएंट 1 और कुछ पे वेरिएंट 2 अगर आप इनेबल कर दें तो वो आपस में काम करेंगे। तो इसका जवाब ये है जी कि रिप के दोनों वेरिएंट एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे कंपैटिबल नहीं है। यानी आप अगर दोनों वेरिएंट चला देंगे ना, कुछ राउटर पे वेरिएंट 1 कुछ पे वेरिएंट 2, कन्वर्जेंस नहीं होगी, यानी राउटिंग मुकम्मल नहीं होगी। रूल ये है, या आप थ्रू आउट वेरिएंट 1 चलाएंगे या वेरिएंट 2 चलाएंगे, मिक्स करके नहीं चला सकते, ठीक है जी। और वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 की कंपैटिबिलिटी के ऊपर हम तफसील से अभी बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी लैब पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक जरूरी है। आप अभी ब्रेक कर लें, ठीक है जी। आप ब्रेक से वापस आएंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है वो फिर इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपसे मुलाकात होती है जी 11:45। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक दफा फिर दोहरा दूं, नेक्स्ट वीक में हमने जो आप लोगों को 2 लैपटॉप देने का फैसला किया हुआ है, एक कैंपस में मौजूद लोगों के लिए और एक ऑनलाइन के लिए। वो लोग जिनके पास अपना लैपटॉप नहीं है और ना ही लैपटॉप खरीदने के वसाइल हैं, ठीक है जी, वो जवाद साहब को एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें कि आपको लैपटॉप चाहिए, उसमें आप अपना मुकम्मल नाम लिख देंगे। उसके बाद हम आप लोगों की हाजिरी देखेंगे कि आप कितने रेगुलर रहे, आपके असेसमेंट के रिजल्ट देखेंगे, उसकी बेस पे हम एक बंदा कैंपस में से चुन लेंगे और एक बंदा ऑनलाइन क्लास में से। जिनके पास लैपटॉप है या लैपटॉप खरीदने के वसाइल हैं,
आपसे दरखास्त है कि आप मैसेज नहीं कीजिएगा, ठीक है, वरना हमारा काम मुश्किल। आप भी इस नेकी के काम में हिस्सा लें, मैसेज ना करके, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी अगली क्लास से पहले आप जवाद साहब से आके हम आपको बता देंगे जी, जिसका भी नाम फाइनल होगा जवाद साहब से आके आप फ्राइडे वाले दिन तक, बेशक फ्राइडे को अपना लैपटॉप रिसीव कर लीजिएगा या सैटरडे को आके ले लीजिएगा। कोई ऐसा बंदा सिलेक्ट हो जाता है जो दूसरे शहर का है ऑनलाइन में, आपको आके लैपटॉप ले जाना पड़ेगा, ठीक है जी। चले